तो इन्वेस्टिंग साइंस द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फंडामेंटल सीरीज के सेशन 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक बिल्कुल फ्रेश चैप्टर से, दैट इज बिजनेस एनालिसिस। और हमने सक्सेसफुली फाइनेंशियल एनालिसिस जो हमारा पहला चैप्टर था उसे खत्म कर दिया है पूरे 4 डिटेल्ड सेशंस के अंदर, जहां पे पहले सेशन में मैंने स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डअप के ऊपर काम किया, सभी एसेंशियल कंसेप्ट्स बता दिए, मार्जिन्स, ऑपरेटिंग लेवरेज एंड बहुत कुछ। सेशन 2 में मैंने डिटेल में 3 स्टेटमेंट एनालिसिस हमें कैसे परफॉर्म करनी है कंपनी के ऊपर प्रैक्टिकली, ये भी चीज समझा दिया, इंटरप्रिटेशन हमने किया अच्छे से एंड अच्छे से फाइनेंशियल एनालिसिस करना सीखा। सेशन 3 में पूरा रेशियो एनालिसिस हमने सीखा एंड सेशन 4 में हमने एडवांस इन्वेस्टिंग कंसेप्ट्स को डिस्कस किया लाइक फोरकास्टिंग। तो अभी हमारा काम है बिजनेस को एनालाइज करना, डिकोड करना एंड सब कुछ समझना एक बिजनेस के बारे में, एक कंपनी के बारे में, जिसमें हमारा जो पहला सब चैप्टर है वो है ऑन हाउ टू रीड एनुअल रिपोर्ट्स लाइक अ प्रो। एंड बिलीव मी, दिस विल बी द बेस्ट एवर सेशन दैट यू विल गेट ऑन द एनुअल रिपोर्ट्स, क्योंकि मैंने सिर्फ एनुअल रिपोर्ट्स का पूरा एनालिसिस करना ही नहीं बताया है, बल्कि आप कैसे मल्टीपल की डेटा पॉइंट्स को प्रोक्योर कर सकते हो, गैदर कर सकते हो, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स से, डीआरएचपी प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट्स, एंड कैसे लिंक करना है, कौन से एडवांस इक्विटी रिसर्च टूल्स है जिनका आपको यूज करना है, एंड एआई टूल्स का कैसे एक्चुअल में यूज करते हैं इक्विटी रिसर्च में एनुअल रिपोर्ट को एनालाइज करते वक्त, ये सब कुछ मैंने बताया है। पूरा बिजनेस का प्रोसेस A to Z सीक्वेंस सब कुछ मैंने इसमें डिस्कस किया है, विद रेड फ्लैग्स के भी एनालिसिस एंड टैक्टिक्स मैंने बता दिए हैं। तो भाई बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगी ये वीडियो। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। नोट्स उठाओ और एनुअल रिपोर्ट खोलो अपने कंपनी का एंड लेट्स एनालाइज द एनुअल रिपोर्ट टुगेदर। तो इस सेशन से शुरुआत होती है हमारी बिल्कुल फ्रेश चैप्टर से, जो कि है बिजनेस एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस के चैप्टर को तो हमने 4 सेशंस में खत्म कर लिया, राइट। अभी बिजनेस एनालिसिस की बारी है और इसके लिए भी आई थिंक 3 या 4 सेशंस लगेंगे। तो आज का है बिजनेस एनालिसिस के अंदर पहला सब चैप्टर, दैट इज अबाउट एनुअल रिपोर्ट्स। एंड एनुअल रिपोर्ट्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट है ना जो कि ओवररेटेड लगता है मुझे, और लोग इससे डरते हैं, बट एनुअल रिपोर्ट से भी काफी बढ़कर इंफॉर्मेशन मुझे आज आपको देनी है। एनुअल रिपोर्ट्स को प्रैक्टिकली हम केस स्टडी लेंगे बहुत सारे कंपनीज की, एक कंपनी की अच्छे से एनुअल रिपोर्ट का स्ट्रक्चर समझेंगे एंड केस स्टडीज करके, एग्जांपल्स करके चीजों को समझेंगे। और इसके अलावा भी कुछ रेड फ्लैग्स भी मुझे बताना है, वो भी बताऊंगा। तो काफी इंसाइट्स देनी है मुझे, तो नोट्स लेके बैठना एंड लेट्स स्टार्ट विद द एनुअल रिपोर्ट के इंसाइट्स वगैरह। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, व्हाट इज एन एनुअल रिपोर्ट? एनुअल रिपोर्ट एक मार्केटिंग मटेरियल ही तो है, राइट। इट्स जस्ट एन मार्केटिंग मटेरियल। जब एक कंपनी एनुअल रिपोर्ट के द्वारा, एक मैनेजमेंट पूरी कोशिश करता है कि वो अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स या उसके प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को वो बनाए रखे, जोड़ के रखे या इन्फ्लुएंस करे उसे, और उसके सामने एक अच्छी पिक्चर या गुड पिक्चर ही दिखाए, चाहे एनवायरनमेंट कितना भी बुरा क्यों ना हो। मैनेजमेंट आपको हमेशा अपनी अच्छाई, अपनी बिजनेस की चैलेंजेस होने के बावजूद भी हमने ये किया, अच्छा ही पिक्चर दिखाएगा। इट इज द जॉब ऑफ आवर, इट इज द जॉब ऑफ द इन्वेस्टर्स एनालिस्ट कि वो लाइंस को या लाइंस के पीछे आखिर एक ओरिजिनल पिक्चर क्या है, रियलिटी क्या है, उसे एसेस करना हमारा काम है। और हमें आना चाहिए टू रीड बिटवीन द लाइंस, राइट। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे कि किस तरीके से हमें सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर फोकस करना है, ना कि स्टोरीज के ऊपर। एनुअल रिपोर्ट में ना स्टार्टिंग की जो कॉर्पोरेट ओवरव्यू होता है, हम करेंगे अभी एग्जांपल लेंगे, तो उसमें स्टोरीफिकेशन ज्यादा होता है, स्टोरीज, राइट। बट स्टोरीज तो हमने बहुत सुन लिया है बचपन से, अभी फैक्ट्स चाहिए, राइट। तो फैक्ट्स के ऊपर फोकस करना है। एक गलती है जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते हैं, और सेशन 1 में मैंने आपको एआई टूल्स के बारे में बताया था, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लगा कि मैं कुछ आपको इस तरीके से बताऊंगा कि ये परप्लेक्सिटी है, राइट। तो परप्लेक्सिटी पे आके यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन मिलता है फाइल को अपलोड करने का, यहाँ पे मैं कोई भी फाइल ले लेता हूँ, लेट्स से मैकफोर्स एनुअल रिपोर्ट। तो ये मैं यहाँ पे ओपन करके या यहाँ पे अपलोड करके, यू बिकम एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एंड टेल मी द एंटायर बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी, ऐसा होते हैं ना, ऐसा प्रॉम्प्ट्स डालते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आई एम टेलिंग यू, यू डोंट हैव टू डू दिस। ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। एआई टूल्स का इस्तेमाल हमें हमें खुद को इंप्रूव करने के लिए करना है, ना कि लेजी बनाना है खुद को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपका जो थिंकिंग पावर है वो श्रिंक होगा, राइट। अब हमारी जो एक्चुअल ब्रेन पावर है वो कम होगी, हम लेजी होंगे। यू डोंट हैव टू डू दैट, और ये बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। हमें सिर्फ एक्सटेंशंस लेने हैं, जैसे कि साइडर फ्यूजन एक डाउनलोड करके रख सकते हो, परप्लेक्सिटी, और बहुत सारे चैट जीपीटी का भी एक्सटेंशन आता है। तो साइडर फ्यूजन काफी है मेरे हिसाब से। यहाँ पे क्या है ना, साइडर फ्यूजन में इस तरीके से आ जाता है कुछ, और चैट होता है। तो इसमें हम की ऑडिट मैटर्स कैसे हमें इंटरप्रेट करना है, कैसे करना है,
अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सिर्फ 30 का ही फ्री आ रहा है, 30 चैट्स, बट कॉमन सेंस है ना, एक जीमेल आईडी के लिए 30 है, आपके पास 4-5 बनवा लो, राइट, जुगाड़ तो कर सकते हैं ना। तो उस तरीके से हम काम करेंगे। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको एक्चुअल प्रोसेस के ऊपर कि किस तरीके से आपको काम करना है। पहले ही तो आप एनुअल रिपोर्ट खोल के नहीं देखोगे ऑब्वियसली। बिजनेस एनालिसिस करते वक्त अगर आप कोई टूल यूज करते हो screener.in, तो यहाँ पे आप पहले तो स्क्रीन चलाओगे, राइट। पहला तो स्टॉक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे कैपेक्स, डीलेवरेजिंग, ये सारे स्क्रीनर्स मैंने डिस्कस कर रखे हैं मास्टर क्लास की वीडियो में, वो वाला स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे अर्निंग्स ट्रिगर का ये स्क्रीनर में चलाता हूँ लेट से, और एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से ले लेता हूँ कोई भी कंपनी, अपडेटर सर्विसेज, राइट। तो अभी इस कंपनी को मुझे एनालाइज करना है, बस ओवरऑल डिटेल एनालिसिस नहीं करनी है, पहले ओवरऑल ओवरव्यू लेना है। तो ओवरव्यू लेने के लिए सबसे बेस्ट ये तो है ही, इसको पढ़ना है आपको क्या है, बट इसको पढ़ने के साथ आप वेबसाइट पे चले जाओ पहले, राइट। मार्केट कैप देखिए कि कितनी साइज की कंपनी है, कंपनी का साइज क्या है भाई। स्मॉल कैप कंपनी 2000 करोड़ की है, राइट, तो स्मॉल कैप कंपनी है। फिर वेबसाइट पे आ गया मैं, अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड क्या करती है भाई, 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, ये समझ में आ रहा है, ओके। तो इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज मैनेजमेंट क्या करती है, ये पढ़ लो आप, कौन से सेक्टर्स में ये काम करती है। इंजीनियरिंग सर्विसेज, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज, सॉफ्ट सर्विसेज, अच्छा, एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, राइट। वेयर हाउस मैनेजमेंट, जनरल स्टाफिंग, तो दूसरे कंपनीज के फैसिलिटीज को मैनेज कर रही है। वेयर हाउस मैनेजमेंट तो बहुत सारे बेसिकली दूसरे दूसरे सेक्टर्स को, इंडस्ट्रीज में ये कैटर कर रही है, उनके फैसिलिटीज को मैनेज कर रही है, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है बेसिकली, राइट, जनरल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो बस मुझे एक ओवरव्यू लेना है कि कंपनी क्या करती है, सर्विस बेस्ड में है और ये इंडस्ट्रीज को कैटर करती है, और इनका सर्विस बेस्ड मेन काम है, मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं है। फिर मैं आऊंगा यहाँ पे, राइट। वेबसाइट को देखने के बाद आपके पास एक क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि बिजनेस मोटा मोटा करता क्या है। अभी मुझे डिटेल में नहीं देखना है। फिर मैं यहाँ पे ROE ROC को देखूंगा, ठीक है, डेट टू इक्विटी, बस इतना देखूंगा, मैं कुछ जज नहीं करूंगा। शेयर प्राइस का मूवमेंट कैसा रहा है अभी तक, ओके, ठीक है, पी रेशियो वगैरह। तो यहाँ पे नीचे आऊंगा मैं, एंड आपको पहले तो P&L देखना है, साइज देखना है कंपनी का, कि कंपनी का मार्केट कैप तो 2000 करोड़ का था, राइट, और सेल्स भी उसी के करीब है। तो प्राइस टू सेल्स के हिसाब से आप वैल्यूएशन देख सकते हो। अभी तक वैल्यूएशन कवर नहीं किया है, बट आप साइज देख सकते हो कि 2000 का चल रहा है यहाँ पे। कंपटीटर्स तो हमें पता नहीं, कंपटीटर्स ये जो है ना, हमेशा अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड के कोई ये कंपटीटर्स नहीं है, एक्चुअल कंपटीटर्स। अच्छे से कंपटीटर्स ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढना है ना, एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको पढ़ के ढूंढना पड़ता है, और मैं अभी आऊंगा उस पर। तो यहाँ से कभी आपको पीआर एनालिसिस ऐसे डायरेक्टली नहीं करना है, वही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सेल्स देखोगे, मार्जिन क्या चल रहे हैं, 6% के मार्जिन के ऊपर ये सेल्स चल रहा है, और ग्रोथ क्या है, 16% का रहा है ओवरऑल, एंड क्वार्टरली कितना ग्रोथ चल रहा है वो आप देखोगे, राइट। ये तो प्रोसेस आपको पता ही है। और यहाँ से अगर आपको लगता है कि आपको इस कंपनी को डिटेल में एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि कंपनी कैपेक्स करे लेट से बहुत ज्यादा, यहाँ पे कैपेक्स का नंबर बहुत आ रहा है बड़ा, आपको बैलेंस शीट एनालिसिस करना आता है अभी, राइट, मैंने सिखाया है आपको फाइनेंशियल एनालिसिस करके। तो यहाँ पे आपने देख लिया और आपको लगता है कि यस, आई वांट टू एनालाइज दिस कंपनी इन डिटेल, तो क्या आप सीधे एनुअल रिपोर्ट पे जाके इसको खोल के एनालाइज करोगे? कभी नहीं करना है। मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ कैसे अप्रोच करना है। वेबसाइट देखा, ये देखा, फाइनेंशियल देखे आपने ओवरऑल, आपको पहले चीज क्या करना है, ये जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होते हैं ना, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, इनको खोल के और एक लेटेस्ट कॉन कॉल पढ़ना है पूरा अच्छे से, राइट। कॉन कॉल एनालिसिस कैसे करना है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पीपीटीज को कैसे पढ़ते हैं, कैसे डाटा को प्रोक्योर करते हैं, वो अगले सेशन में आएगा, बट ये करना होता है। बट इससे भी पहले आपका जो काम है, आपको जब लगता है कि आपको किसी कंपनी को डिटेल में एनालाइज करना है, तो पहले तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि वो जो कंपनी है वो जंक कंपनी है क्या, मतलब पास्ट में कुछ ऐसे चीजें हुई है क्या कंपनी में जो कि रिस्क पजेस कर सकती है फ्यूचर में भी, कि वहां पे फॉरेंसिक ऑडिट अपॉइंट किया गया हो, पास्ट में कुछ फ्रॉड वगैरह हुआ हो। क्योंकि अगर आप ऐसे कंपनीज को एनालाइज करने में टाइम बिताओगे तो फिर आपका तो टाइम वेस्ट हो गया। 4000 कंपनीज है और आपको यही कंपनी मिली थी क्या, राइट। तो हमेशा आपको पहले रिजेक्ट करना है कंपनीज को। जल्दी रिजेक्ट कैसे करोगे, ये चीजों का ध्यान रख के कैसे करना है प्रैक्टिकली समझाऊंगा। पहले चीज, चेक फॉर दिस थिंग्स बिफोर यू इवन एनालाइज द एनुअल रिपोर्ट। ओपिनियन को चेक करना है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में, और कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि मैं बताऊंगा आपको, और टाइमलाइन वगैरह। ये अभी ये क्या है बताता हूँ सीधे। तो अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड का क्या करूंगा मैं, यहाँ पे आऊंगा सर्च पे। पहले तो रिसेंट क्या चल रहा है, यहाँ पे अनाउंसमेंट क्या आ रहा है, इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन 30 इट रिसीव GST ऑर्डर ऑफ 33,000 रुपीज का ऑर्डर है, तो नेग्लिजिबल है ना। सेल्स का फिगर ही 2000 करोड़ है, 33 रुपीज का क्या, उतना कुछ नहीं है।
तो आपको मटेरियलिटी देखना है कि कितना मटेरियल है वो चीज, सिग्निफिकेंस कितना है। यहाँ पे आके मैं नॉन कंप्लायंस, कुछ कीवर्ड्स है, इसको नोट कर लीजिएगा। नॉन कंप्लायंसेस है क्या कुछ, तो नॉन कंप्लायंसेस में तो मुझे यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, राइट। तो नॉन कंप्लायंसेस में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सीधे मैं फाइन्स पे चला जाऊंगा। फाइन मतलब पेनल्टी वगैरह कुछ लगा है क्या पास्ट में, तो फाइन में भी मुझे यहाँ पे उतना कुछ नहीं दिखाई दे रहा। फिर पेनल्टी, ये सारे कीवर्ड्स हैं, आपको ऐसे ही चेक करना है अनाउंसमेंट्स में आके, राइट। पेनल्टी कितना लगा है, क्या लगा है, फिर आपको इन डॉक्यूमेंट्स को खोल के जरा देखना है। इन डॉक्यूमेंट्स को पहले एनालाइज करना है कि क्या हुआ है कंपनी में। कुछ भी नेगेटिव मटेरियल आपको लगता है कि भाई सेबी का ऑर्डर आया है, कंपनी में फ्रॉडुलेंट का एलिगेशंस है वगैरह वगैरह मैनेजमेंट के ऊपर, तो फिर आपको बंद कर देना है रिसर्च उसी वक्त, राइट। अगर आपको डिटेल में उस फ्रॉड को एनालाइज करना है तो वो कर सकते हो, बट बिजनेस को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है फिर। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको एनालाइज करना है, राइट। क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे मैं एक फैक्ट बताता हूँ आपको। एनुअल रिपोर्ट में कुछ लोग, कुछ इन्वेस्टर्स, मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करते हैं, ब्राइटकॉम अभी ये कंपनी है एक, अभी तो सबको ही पता है क्या हुआ है क्या नहीं, राइट। ब्राइटकॉम के बारे में शेयर प्राइस तो पूरा टैंक हो चुका है बिकॉज ऑफ द फ्रॉड्स जो हुए हैं यहाँ पे, ऑपरेटर्स एंड फ्रॉड जो हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एनुअल रिपोर्ट को देखते हैं। एनुअल रिपोर्ट को कंपनी की अभी फाइनेंशियल ईयर 2022 या फाइनेंशियल ईयर 2021 पिछले एनुअल रिपोर्ट्स अगर मैं खोल के देखूँ, तो यहाँ पे ये डिजाइन्स को वो कंसिडर करते हैं अपने एनालिसिस में। अभी मैंने एनुअल रिपोर्ट खोला कंपनी का और मुझे ये सारी चीजें देख रही है, रोबोट है वगैरह, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सारी चीजें देख रही है, एडवांस चीजें दिखाई दे रही है, एआई वगैरह। तो ऐसे ऐसा सिर्फ डिजाइन देख के कि एनुअल रिपोर्ट में डिजाइन काफी अच्छा है, कंपनी भी अच्छी होगी, सिर्फ डिजाइन के बेसिस पे मतलब तुरंत जज कर लेते कि कंपनी अच्छी हो सकती है, कुछ अच्छा काम कर रही है। और एक कंपनी है, उसका भी दिखा देता हूँ। तो ये आपको गलतियां नहीं करनी है, जो कॉमन मिस्टेक्स है ना, ये बहुत ही बेसिक मिस्टेक्स है, आपको कभी करनी नहीं है। यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट खोलता हूँ फोकस लाइटिंग का, तो ये इनका एनुअल रिपोर्ट है, इंडेक्स, और इस तरीके से ये शुरू होता है, राइट। तो बहुत ही मतलब जनरल डिजाइन, मतलब उतना डिजाइन और प्रेजेंटेशन नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छी नहीं है, राइट। तो ये तो समझ में आ गया कि आपको डिजाइन के बेसिस पे, मतलब अच्छा डिजाइन दिख रहा है तो वो कंपनी बढ़िया है, और अगर एनुअल रिपोर्ट में प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो वो कंपनी बुरी है। ये तो चीज आपको करनी नहीं है बिल्कुल भी। एंड उसके बाद एनुअल रिपोर्ट को एनालाइज करने से पहले मैंने कीवर्ड्स बताए थे आपको कि आपको किस तरीके से नॉन कंप्लायंसेस वगैरह डालने हैं। क्योंकि ब्राइटकॉम में अगर आप जाओगे, ब्राइटकॉम में अगर मैं फिर से एक बार जाऊँ ब्राइटकॉम ग्रुप में, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे 2021 से शुरू हुई, राइट। बैड चीजें, रेड फ्लैग्स, रेजिग्नेशन वगैरह। तो आपको हमेशा रेजिग्नेशन, कुछ ऐसे नेगेटिव कीवर्ड्स का यूज कीजिए कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिजाइन कर रहे हैं क्या, क्या टर्नओवर है वगैरह। तो रेजिग्नेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हुआ है यहाँ पे, कि कब कब रेजिग्नेशन हुआ है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रेजिग्नेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है वो आपको देखना है। तो एक के ऊपर एक रेजिग्नेशन आ रहे थे यहाँ पे, तो ऐसे कीवर्ड्स आपको चेक करना है। नॉन कंप्लायंसेस यहाँ पे अगर आप डालोगे तो नॉन कंप्लायंसेस क्यों आते हैं, नॉन कंप्लायंसेस किस चीज में होते हैं, एनुअल रिपोर्ट में। एक चीज दिखाऊं आपको, इनका जो रिसेंट आप अनाउंसमेंट ये कर लो, और ये देखिए जरा 19 जनवरी जो फाइनेंशियल 24 का जो रिसेंट एनुअल रिपोर्ट है, ये कब इन्होंने पब्लिश किया है, 19 जनवरी को। आप समझ रहे हो, फाइनेंशियल ईयर 24, हाँ अभी फाइनेंशियल ईयर 25 खत्म हो रहा है 2 महीने में, और ये लोग यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24 जो पिछला साल का परफॉर्मेंस है वो उसका एनुअल रिपोर्ट अभी डाल रहे हैं। आपको टाइमलाइंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये टाइमलाइन, एक चीज बता दूं कि एनुअल रिपोर्ट जो होता है ना, अभी फाइनेंशियल 25 खत्म होगा, लेट्स से मार्च 31 मार्च, उसके बाद अगर सितंबर के अंदर अंदर एक कोई भी अच्छी कंपनी, नॉर्मल कंपनी, सितंबर के अंदर या अक्टूबर लास्ट होता है जिसके अंदर एनुअल रिपोर्ट आ जानी चाहिए। 6 मंथ्स के अंदर एनुअल रिपोर्ट आ जानी चाहिए। ये आप लिख के रख सकते हो कहीं भी। जुलाई, जो हाई क्वालिटी कंपनीज होते हैं वो जुलाई जून में ही कर देते हैं, अगस्त, राइट। बट सितंबर के बाद अगर आ रहे हैं ना एनुअल रिपोर्ट्स, और पेनाल्टी अगर कंपनी पे लग रही है, डिस्क्लोजर्स आप डिले कर रहे हो, एनुअल रिपोर्ट आपने पब्लिश नहीं किया है, क्वार्टरली डॉक्यूमेंट्स भी आपने पब्लिश नहीं किए। क्वार्टरली के लिए क्या है टाइमलाइन, क्वार्टरली के लिए आपका टाइमलाइन है 45 डेज का। अभी Q3 जो हमारा रिजल्ट्स आए हैं दिसंबर के, इसका मतलब है कि 15 फरवरी के अंदर अंदर सारे क्वार्टरली डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए कंपनीज के। जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स जिनको पोस्ट करने हैं, एसएमई कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एसएमई के लिए हाफ ईयरली रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होता है। सिर्फ सितंबर जो कि Q2 है और Q4 है तभी वो अपने डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करते हैं। बट बाकी जो मेन बोर्ड वाले कंपनीज हैं उनको तो क्वार्टरली डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करने पड़ते हैं, उनके लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं, राइट। तो आपको ये टाइमलाइन का ध्यान रखना है। कौन से रेड फ्लैग्स बताए आप नोट कर लीजिए। एक तो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स में नॉन कंप्लायंसेस, पेनल्टी, फाइन्स और फ्रॉड ऐसे भी डाल सकते हो। बट और एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, फॉरेंसिक
ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट अगर आप डालोगे तो अगर कभी फॉरेंसिक ऑडिट इनिशिएटेड रिगार्डिंग द इंपेयरमेंट ऑफ द एसेट्स, फाइनेंशियल 1920 में इंपेयरमेंट ऑफ द एसेट्स के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इंपेयरमेंट ऑफ द एसेट्स मतलब एसेट्स की वैल्यू कम हो गई बट आपने वो रिकॉर्ड नहीं किया और उसके कारण मतलब फ्रॉड हो सकता है, तो फॉरेंसिक ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है कंपनी में। तो ऐसा अगर आपकी कंपनी में हुआ है पास्ट में, तो क्यों हुआ है भैया, ऐसे कंपनीज में जाना है क्या आपको, मतलब उस वहां पे आपको अपना दिमाग लगाना है क्या, नहीं। तो फॉरेंसिक ऑडिट ये भी आपको चेक करना है। और दूसरा जो तरीका है आपको चेक करने का, कि आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं अभी, सेबी के वेबसाइट पे चले जाना है। सेबी के वेबसाइट पे चले जाओगे आप और यहाँ पे आपको इस तरीके से लॉगिन करना है और ये पेज दिखाई देगा, राइट। यहाँ पे आपको क्या करना है ना, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आप देखिए एनफोर्समेंट है, ऑर्डर्स है। ऑर्डर्स में आपको क्या करना है, ऑर्डर्स ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। ऑर्डर्स ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स में क्या होता है ना, यहाँ पे इंटरनल ऑर्डर्स आते रहते हैं सेबी के उन कंपनीज में जहां पे मिसलीडिंग मतलब अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का उपयोग किया जा रहा है, कुछ भी फ्रॉड्स किया जा रहा है, कुछ भी गलत हरकतें यहाँ पे मैनेजमेंट के द्वारा शोकेस हो रही है, तो उन कंपनीज को यहाँ पे बेसिकली उन कंपनीज पे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। वो नाम क्या है कंपनीज का, देखो मिशन फूड्स पे अभी रिसेंटली December 5 पे रिपोर्ट आया था, राइट। मिशन फूड्स का शेयर प्राइस आप देख सकते हो क्या हुआ उसके बाद। तो भारत ग्लोबल डेवलपर्स में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का, लेट से आपको एक कंपनी बहुत पसंद आती है, BGR सर्विसेज, एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो आपको एक कंपनी पसंद आती है, screener.in पे एनालाइज करते हो कि आपको इसको एनालाइज करना है, उसके पहले आप ये चीज देखोगे कि यहाँ पे सेबी ने इस कंपनी को पहले कवर किया है क्या। बीजीआर सिर्फ बीजीआर डालता हूं मैं, तो बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड के ऊपर भी ऑर्डर आया है, क्या आया है आप देखो, यहाँ पे सिर्फ ऊपर का लाइन पढ़ लेना है, आपको समझ में आ जाएगा बैकग्राउंड क्या चल रहा है, राइट। तो इन विद रिस्पेक्ट ऑफ बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड यहाँ पे एक इंटरिम ऑर्डर पास हुआ था ऑन द नॉर्म्स, तो कुछ यहाँ पे इन्होंने वायलेशन किया है, राइट, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो भी कंपनीज आ रही है ना इसमें, तो वो एक रेड फ्लैग है, एज सिंपल एज दैट। तो एक बार चेक कर लेना किसी भी कंपनी को डिटेल में एनालाइज करने से पहले कि क्या भाई वो कंपनी आपकी सेबी के नजरे में है क्या, मतलब सेबी ने ऑर्डर वहां पे डाला है क्या, पास किया है क्या, तो वो एक रेड फ्लैग है। फॉरेंसिक ऑडिट इनिशिएशन हुआ है, वो एक रेड फ्लैग है। वायलेशन ऑफ द टाइमलाइन, जो कि अभी हमने देखा, अगर किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट अगर फाइनेंशियल 25 खत्म हुआ है लेट से, तो सितंबर ये लास्ट पीरियड है, राइट, इसके पहले पहले आना चाहिए, राइट, 180 डेज के अंदर आना चाहिए यहाँ पे। और रूल्स होते हैं बट मैं एक जनरल अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि सितंबर के पहले तो एनुअल रिपोर्ट्स आ जाने चाहिए कंपनीज के। और एक होता है कि वायलेशन नहीं बोलेंगे इसको, कि जो कंपनी हमेशा, जैसे कि लेट्स से कि कोई कंपनी है आपकी एबीसी लिमिटेड ऐसी कोई कंपनी है जिसका एनुअल रिपोर्ट हर साल का आता है जुलाई के महीने में, जुलाई के मतलब Q1 के इसमें ही या Q2 के पीरियड में ही वो अपना एनुअल रिपोर्ट पब्लिश कर देती है, राइट, में कि फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या हुआ। बट और ये हमेशा ही चलता रहता है कि 2020 में भी जुलाई में आया था, 2021 में भी आया, 2022 में भी आया, और 2023 में कंपनी ने जुलाई के बदले में सीधे सितंबर, या मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है, 3 महीने का, 2 महीने का। तो ये जो टाइमलाइन में डिफरेंस आया है, भले ही यहाँ पे ये वायलेशन ना हो, बट फिर भी टाइमलाइन में जो डिफरेंस है ना, जहाँ पे भी एक ब्रेक हो रहा है, मतलब आपका ट्रेंड ब्रेक हो रहा है नॉर्मेलिटी का, तो वहां पे भी आपको देखना है कि कंपनी को वक्त क्यों लगा इस बार। मतलब हमेशा जो कंपनी जुलाई में अपना एनुअल रिपोर्ट लाती है, वो आज अचानक से इतना देर क्यों कर रही है एनुअल रिपोर्ट, क्योंकि वहां पे हो सकता है कुछ गड़बड़ हो रही हो अंदर ही अंदर। यहाँ पे अगर कोई कंपनी है, राइट, एक अच्छी कंपनी का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जस्ट मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है, तो फाइनेंशियल 2022 में कब आया इनका, यहाँ पे आया, फाइनेंशियल 2022 का रिपोर्ट जुलाई में आया, ठीक है। फिर मैं दूसरा देखूंगा, तो 5 साल के लिए करना है आपको, जाना है 5 साल का देखना, डाटा नहीं है तो फिर भी ठीक है, जहां तक का डाटा है उसको यूज करो। फिर 2023 का ओपन करूंगा, 2023 का कब आया, टाइमलाइन क्या है, जुलाई है, तो कंसिस्टेंसी है भाई। अगर थोड़ा जुलाई का अगस्त भी होता है तो भी चलेगा मुझे, राइट। फिर यहाँ पे भी जुलाई है, तो कंसिस्टेंसी है एनुअल रिपोर्ट के टाइमलाइंस में भी, राइट। बट यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट शिफ्ट दिखाई देता है कि जुलाई के बदले में यहाँ पे सितंबर आ जाता है, तो इतना वक्त क्यों लगा, उस एनुअल रिपोर्ट को मुझे और अच्छे से पढ़ना है, राइट, आई हैव टू रीड इट केयरफुली। अभी हम रीडिंग पे आए नहीं है अभी तक, मुझे आपको रेड फ्लैग्स बताने हैं, क्योंकि आप ये गलती ना करो, ये बताना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमने कर ली कि किस तरीके से आपको एनुअल रिपोर्ट को पढ़ने से पहले ये सारी चीजें देख लेनी है। एक चीज हमने नहीं देखी, ओपिनियन को चेक करना इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में। जल्दी से देख लेते हैं एग्जांपल के साथ, ओपिनियन क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, ये आएगा डिटेल में, अभी आएगा। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी लेट्स से कंपनी, फिर से हम वही कंपनी पे चले जाते हैं, ब्राइटकॉम पे, राइट। आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो, बहुत सारे कंपनीज में, और अगर आपको देखना है ना कि कहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिट आया है, तो वो आप यहाँ पे सीधे कीवर्ड लगा दो, फॉरेंसिक ऑडिट। यहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिट सर्च करूंगा तो मुझे ये भी समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिटर को अपॉइंट किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए
3i इंफोटेक लिमिटेड में फॉरेंसिक ऑडिट कंक्लूडेड विद नो इफेक्ट ऑन फ्यूचर। अच्छा, तो फॉरेंसिक ऑडिट यहाँ पे करवाया गया था क्योंकि शक हुआ होगा ना फाइनेंशियल्स के ऊपर, कुछ मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस का यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिटर को अपॉइंट किया गया। फिर उसके बाद कौन से कंपनीज है, फॉरेंसिक ऑडिटर कंपनी रिसीव्ड एन ईमेल, यहाँ पे भी फॉरेंसिक ऑडिटर को अपॉइंट किया गया था। फिर और दूसरे है, फिर यहाँ पे फॉरेंसिक अकाउंटेंट को बैठाया गया है बोर्ड में। ये कोई रेड फ्लैग नहीं है, राइट, ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये एज अ एक्सपीरियंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठाया गया है। यहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिट को इन्वेस्टिगेशन के लिए देखिए सेबी अपॉइंटेड अर्नस्ट एंड यंग टू कैरी आउट ऑडिट। जब ऐसा आएगा कि फॉरेंसिक ऑडिट को अपॉइंट किया जा रहा है किसी कंपनी में फॉर इन्वेस्टिगेशन, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, राइट। तो कीवर्ड्स को आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको करना है। फिर क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन को कैसे आपको चेक करना है। राइटकॉम ग्रुप में मैं गया, लेट्स से आप इस कंपनी को एनालाइज कर रहे हो 2020 2021 में, राइट। तो अभी रिसेंट एनुअल रिपोर्ट्स हैं, मैं जो भी रिसेंट एनुअल रिपोर्ट चल रहा है मैं जाऊंगा सीधे एनुअल रिपोर्ट ओपन करूंगा। ये हो गया एनुअल रिपोर्ट ओपन। ये क्या करूंगा, ये एनुअल रिपोर्ट है इनका, मैं कंट्रोल F करूंगा। यहाँ पे एक कीवर्ड का हमेशा ध्यान रखिए, आपको डालना है यहाँ पे सिंपल क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन डालो आप। आता है क्या कुछ, देखो 0 आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। एक बार इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट पे ही चले जाओ, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑडिटर ये कीवर्ड को एक बार डाल के इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट पर आ जाना और देखो यहाँ पे पहले ही आ रहा है क्या, क्वालिफाइड ओपिनियन। तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में अगर क्वालिफाइड ओपिनियन ऐसे दिखाई दे रहा है आपको और लास्ट में रहता है कि यहाँ पे ओपिनियन का सेक्शन होता है, तो यहाँ पे ऊपर जब भी आपको क्वालिफाइड ओपिनियन दिखाई दे, इसका मतलब है कि वहां पे रेड फ्लैग है, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हो, जो बताए गए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल से आपके, उसको वॉयलेट कर रहे हो आप किसी ना किसी सेक्शन में। तो वो चीज यहाँ पे पढ़नी होती है, वो कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा आप, राइट। तो ये चीज आपको हमेशा फॉलो करनी है। तो यहाँ पे तो रिसेंट एनुअल रिपोर्ट में ही मिल गया। अगर नहीं मिलता है तो आपको सेम चीज 2023 2022 लास्ट 5 इयर्स 3 इयर्स का देख लेना कि क्वालिफाइड ओपिनियन कभी आया है क्या। यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, बट यहाँ पे ठीक से सर्च नहीं होता है कई बार, राइट। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आपको ये फॉलो करना है। जब आप ये सारे प्रोसेस फॉलो करोगे, क्या ये वाले हमारे चेक्स आपको करनी है कि जंक कंपनी है क्या, अगर ये सभी चीजें नहीं हो रही है कंपनी में, मतलब अच्छी है, नॉर्मल कंपनी है, फिर आप चले जाओगे पीपीटीज के ऊपर, राइट। जो भी कंपनी आपकी, जैसे कि मैं यहाँ पे सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स पे चले जाता हूँ। हमने वो सारा ओवरव्यू देख लिया, आपको फाइनेंशियल्स अच्छे लगे, आपने रेड फ्लैग एनालिसिस एक ऊपर से किया और अभी आपको ठीक लग रही है कंपनी, सारी चीजें अच्छी है, फिर मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टर पीपीटी खोलूंगा, राइट। इन्वेस्टर पीपीटी, लेटेस्ट इन्वेस्टर पीपीटी, और इस तरीके से आपको पिछले 2-3 मतलब 1 साल के पूरा, मतलब 4 क्वार्टर्स अगर क्वार्टरली रिपोर्ट्स आते हैं तो इस क्वार्टर का, पिछले क्वार्टर का और उसके पहले के क्वार्टर का मैं एनालाइज करूंगा पीपीटी और कॉन कॉल, लेटेस्ट एक कॉन कॉल पढ़ के फिर मैं यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट पे आऊंगा, राइट। एक टूल है मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टूल है, गो इंडिया स्टॉक्स के है, राइट। तो यहाँ पे हमेशा आप जब भी बिजनेस एनालिसिस करना है आपको, तो इस टूल का भी आप यूज कर सकते हो कि एक लेटेस्ट आपको एक फीचर मिलता है। लेट्स से सोना कॉम्स को ही आपको एनालाइज करना है, सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स को। तो सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स पे आ जाऊंगा मैं, एंड नीचे आके यहाँ पे स्क्रीनर के जैसे ही सेम इन्होंने ये फीचर बनाया है। ब्रीफ की सोना BLW क्या करती है ये पढ़ना है आपको, वेबसाइट पे जाना है, हमने जैसे किया, राइट। वेबसाइट पे जाना है, प्रोडक्ट्स को देखना है, सोना BLW क्या करती है, ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करती है, अभी लीडिंग मोबिलिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है और ड्राइव 10 और इलेक्ट्रिक व्हीकल को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, उनके लिए कंपोनेंट्स बनाती है ईवी व्हीकल्स के लिए। फिर क्या है क्या नहीं, वो सारा चीज, बिजनेस सेगमेंट्स क्या है कंपनी के, वो आप यहाँ से पढ़ोगे, मेन इश्यूज क्या है वो भी चीज है। और अगर आपको देखना है कि ये कहाँ से उठाया है, उसका सोर्स भी इन्होंने मार्क किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, Q3 जो रिसेंट क्वार्टर का कॉन कॉल था, उसका समरी भी आपको मिल रहा है, और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप किसी कंपनी को देखना चाहते हो ना, तो ये पहले पढ़ लीजिए, वो रेड फ्लैग करना, ये पढ़ लेना, सब कुछ ठीक लग रहा है, आपने कॉन कॉल भी पढ़ लिया, रिसेंट वाला नोट्स भी पढ़ लिए, फिर उसके बाद आती है बारी डीप डाइव करने की, जो कि है एनुअल रिपोर्ट पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं अभी एनुअल रिपोर्ट से। होप आपको सीक्वेंस समझ में आया ना, क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, रेड फ्लैग एनालिसिस कीवर्ड सर्च करना है, पीपीटीज पहले पढ़ने हैं, कॉन कॉल्स एक लेटेस्ट वाला कॉन कॉल पढ़ लेना है अच्छे से, क्योंकि तभी पिक्चर क्लियर होगा। एनुअल रिपोर्ट पढ़ने से पहले आपका पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि मेरी जो भी कंपनी है सोना BLW वो क्या करती है, राइट। इसके बगैर आप एनुअल रिपोर्ट एनालाइज नहीं कर पाओगे ढंग से। तो सोना BLW का वेबसाइट पे आ जाऊंगा मैं, एंड यहाँ पे क्या करती है कंपनी, एक बार जल्दी से देख लेते हैं, एक ओवरव्यू देता हूँ मैं। चेयरमैन नोट पे चला जाता हूँ मैं, एंड यहाँ पे संजय कपूर जो कि चेयरमैन है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहा है जस्ट अपनी कंपनी का, राइट। तो आप जस्ट गो थ्रू करना है यहाँ पे, द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज एग्रेसिवली डिसरप्टिव। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चर करती है क्या, विद डेवलप मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर सिस्टम्स, कंपोनेंट्स बनाती है कस्टमर्स के लिए, जो कि कौन है, आपके मारुति सुजुकी वगैरह, राइट। क्योंकि ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कैसे समझ में आएगा यहाँ पे, अगर पूरा पढ़ोगे आप, वी आर वन ऑफ द फ्यू कंपनीज ग्लोबली with the ability to design high power density EV systems, EV के लिए systems बनाते हैं, high torque requirements, lightweight design। यहाँ पे जो भारी भरकम शब्द आ रहे हैं ना, अगर आपको समझना है अच्छे से,
तो आप उन पर्टिकुलर वर्ड्स को कॉपी करके यहाँ पे एक्सप्लेन पर क्लिक करोगे। अगर आपको जानना है कि ईवी सिस्टम्स यहाँ पे आगे अगर देखोगे कि सोना कॉमस्टार डिजाइन्स मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज हाईली क्रिटिकल ऑटोमोटिव सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स सच एज डिफरेंशियल असेंबलीज, डिफरेंशियल गियर्स, कन्वेंशनल, और ये स्टार्टर मोटर्स बना के देती है, ईवी ट्रैक्शन मोटर्स एक्सेट्रा, बहुत सारे पैसेंजर व्हीकल्स को, कमर्शियल व्हीकल्स को, ऑटोमोबाइल कंपनीज को, और जो कि इलेक्ट्रिफाइड है, नॉन इलेक्ट्रिफाइड है, दोनों को भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी कैटर करती है और नॉन इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल्स को भी कैटर करती है जो आपके आइस कम्बशन इंजन पे चलते हैं। तो डिफरेंशियल असेंबलीज ये क्या है, तो आपको सिंपली इस पे सिंपल आपको एक्सप्लेन दबाना है यहाँ पे, ये थर्ड वाला आइकॉन जो है, और फिर साइडर फ्यूजन आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेगा कि व्हाट आर दिस डिफरेंशियल असेंबली, दिस आर द मैकेनिकल कंपोनेंट्स इन अ व्हीकल्स ड्राइव ट्रेन दैट अलाउ फॉर द व्हील्स टू रोटेट। अच्छा, पावर ट्रांसफर करा है व्हील पे जिससे व्हील रोटेट होगा। तो ओके, तो कंपनी ये बेसिकली मोटा मोटा कंपनी वही कर रही है काम कि ये क्रिटिकल ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाती है एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर सिस्टम्स बनाती है, जिससे एक जो गाड़ी वाली कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी, वो अच्छे से चल सके, वो अपने कस्टमर्स को, हमें जो मेन कस्टमर से, एंड यूजर से, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, राइट। तो ये ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस इंडस्ट्री को केटर कर रही है। आप जब ये पूरा पढ़ोगे ना तो आपको पूरा अंदाजा आएगा कि कहाँ कहाँ पे कंपनी ऑपरेट करती है। और सबसे बेस्ट पार्ट, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, इनका प्रेजेंस कैसा रहा है, इनका ग्लोबल प्रेजेंस कहाँ पे है, कैसे शुरू हुई थी कंपनी, ये सब कुछ। 1995 में शुरुआत हुई थी कंपनी की एज अ सोना ओकेगावा प्रिसिजन फोर्जिंग्स लिमिटेड, फिर उन्होंने जॉइंट वेंचर किया मित्सुबिशी के साथ, 1998 में इन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया। ये सारा डिटेल्स आपको देख लेना कि जर्नी कैसी रही है। 2008 में किसको एक्वायर किया, बीएलडब्ल्यू को एक्वायर किया, इसके लिए इनका नाम सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स भी बोला जाता है। फिर 2013 में क्या किया इन्होंने, अपना नया प्लांट बैठाया इन्होंने यूएसए में, नॉर्थ अमेरिकन ओरिजिनल इक्विपमेंट। अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता, ओईएम का क्या मतलब होता है, सिंपल वही एक्सप्लेन करो तो साइडर फ्यूजन आपको एक्सप्लेन करके देगा दैट इट स्टैंड फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनीज जो खुद के ही गाड़ियां का जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करती हैं, उनको ये कैटर कर रही है। जैसे कि मारुति सुजुकी हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, वही। तो आप सब कुछ, मतलब जो भी चीज नहीं समझ में आ रही है वो आप तुरंत पूछ सकते हो, राइट। ये तो बेसिक चीज है। और कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन भी है इनका, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन इसको पढ़ लेना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन दे रखा है। बट ये तो सोना बीएलडब्ल्यू कंपनी है जिसका मार्केट कैप 30,000 करोड़ का है। कुछ कंपनीज होते हैं जो इतना चीजें नहीं डालती वेबसाइट के ऊपर, राइट। तो छोटे कंपनीज में क्या होता है ना, आपको कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन के अलावा कुछ वीडियोस दिखाई देंगे। यहाँ पे ये तो कंपनी बहुत ही सिंपल एनालाइज करना, राइट। क्या करती है कंपनी, इनका हाई वॉल्यूम का गेम है क्योंकि चिप्स और इंडियन स्नैक्स कंपनी है, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। यहाँ पे चिप्स और ऐसे ही कुछ और फिरम्स, कैंडी, पोटैटो चिप्स, ये मैन्युफैक्चर करती है, राइट। तो ये तो मार्जिन का खेल है ही नहीं, तुरंत फाइनेंशियल क्लिक हो जाने चाहिए। यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा होना चाहिए कंपनी का, और मार्जिन कम मार्जिन पे ही आपको खेलना है। तो कम मार्जिन पे खेलना है मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा बेचना पड़ेगा, राइट। 24,000 बहुत आपको वॉल्यूम पे खेलना पड़ेगा। यहाँ पे 5-5 रुपए के प्रोडक्ट है, तो बहुत ज्यादा बेचना पड़ेगा तभी जाके आप पैसा कमाओगे। आप 1-1 रुपए के भी इनके कैंडीज जो बेचते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप देखोगे। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्या है, अबाउट अस में जाओगे आप सीधे, अबाउट अस में जाके आप इनकी मैनेजमेंट कौन है वो सारी डिटेल्स आप देखोगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ पे है, ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। इन्वेस्टर्स का सेक्शन आता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टर्स के सेक्शन में भी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न या कॉर्पोरेट मैनेजमेंट एनालिसिस में हम डिटेल में करना सीखेंगे किस तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न से इनसाइट्स डिराइव करनी है, वगैरह वगैरह, राइट। सो यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे आने के बाद सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ कहाँ पे कंपनी के वो आप देखोगे। एंड इन्होंने नीचे यहाँ पे कॉर्पोरेट वीडियो भी डाल रखा है, क्लिक टू वॉच द वीडियो। तो यहाँ पे आप वीडियो देखना, ये तो बहुत ही अच्छा चीज है कि आप जब वीडियो देखोगे, अगर कंपनी का प्रेजेंस है यूट्यूब पे तो आप वीडियो भी देख सकते हो, राइट, कि कंपनी कैसा काम करती है। दिस इज वेरी गुड। तो फोकस लाइट बहुत सारी कंपनीज है जो कॉर्पोरेट अपना वीडियोस डालती है, तो वो चीज पहले देख लेना एंड देन ही यू विल मूव फॉरवर्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ एनुअल रिपोर्ट। और एक चीज बताना भूल गया मैं कि जो भी कंपनी आप एनालाइज कर रहे हो सोना बीएलडब्ल्यू, एक बार उसका कॉर्पोरेट एक्शंस भी देख लेना। बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें बताना जरूरी है, कोई बताता नहीं है, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। बैलेंस शीट पे आना है, कॉर्पोरेट एक्शंस पे। और अगर आपकी कंपनी में दिखाई देता है कि क्यूआईपी वगैरह हुआ है या राइट्स इशू हुआ है, तो क्यूआईपी राइट्स इश्यूज का सेपरेट डॉक्यूमेंट आता है जो कि डीआरएचपी की तरह डिटेल होता है। इनको एनालाइज करेंगे हम स्पेशल एक वीडियो में, क्योंकि आज एनुअल रिपोर्ट के ऊपर मुझे डिस्कशन रखना है सब कुछ, और बिजनेस एनालिसिस कैसे करते हैं एनुअल रिपोर्ट के ऊपर। बट क्यूआईपी अगर आपको दिखाई देता है ना, तो उस कंपनी के वेबसाइट पे तुरंत जाना है आपको, और उस वेबसाइट के ऊपर आपको एक सेक्शन दिखाई देगा इन्वेस्टर्स का। एक मिनट में वेबसाइट पे लेके चलता हूँ आपको फिर से एक बार। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने देखा था, अभी हमने यहाँ पे इन्वेस्टर्स के सेक्शन में देखा था कि क्यूआईपी दिखाई दे रहा है, राइट। क्यूआईपी पे जाओगे ना तो प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट आएगा, ये वाला लेटेस्ट, तो जो अप्रूवल होने के बाद जो फाइनल प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट है। तो क्यूआईपी का मतलब बहुत बेसिक है यार, आप गूगल भी कर सकते हो। इंस्टीट्यूशनल वाले लोगों को शेयर्स देना, उनसे पैसा यहाँ पे रेस करना, उनको शेयर्स देके। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं कंपनी में टू इन्वेस्ट, राइट। तो क्यूआईपी का डिटेल्स यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे सीधे जब भी बिजनेस एनालाइज करना है ना, और ये सितंबर 2024 का है, एनुअल रिपोर्ट आपका फाइनेंशियल 24 का ही है, बट ये सितंबर 24 में क्यूआईपी आया है। तो थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन आपको लेटेस्ट मिलेगा, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना है। जितना डिटेल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना, वो एनालाइज आपको पहले करना है।
अभी एनुअल रिपोर्ट ही एनालाइज करूंगा मैं आपके लिए, बट जब आप एक्चुअल में प्रोसेस शुरू करोगे ना, देन यू हैव टू गो हियर आर बिजनेस। यहाँ पे पहले तो आर बिजनेस पे चले जाना है, और यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलती है। अभी मैं एनुअल रिपोर्ट के साथ साइमल्टेनियसली आपको बताऊंगा कि एनुअल रिपोर्ट में आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जैसे कि रिस्क फैक्टर्स। एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट आपको बोलेगा क्या कि इतने सारे रिस्क है मेरे वगैरह, नहीं, वो रिस्क और वीकनेसेस के बारे में बात ही नहीं करता है, राइट। एनुअल रिपोर्ट में वो बताएंगे नहीं कि उनकी कमजोरी क्या है। तो कमजोरी पहले जानने के लिए ना आपको रिस्क फैक्टर्स पे चले जाना है, विच इज हियर। रिस्क फैक्टर्स 46 के पेज पर है। रिस्क फैक्टर्स पे क्लिक कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स आ जाएंगे। तो क्या क्या रिस्क है? आवर बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑटोमोटिव सेक्टर ग्लोबली, राइट, क्योंकि ये कैटर करते हैं, ये ग्लोबल ऑटोमोटिव सप्लायर है, राइट। अपना कंपोनेंट्स बना के बेचते हैं, नॉर्थ अमेरिका में भी बेचते हैं, वहां के ऑटोमोबाइल कंपनीज को बेचते हैं, यूरोप में, इंडिया में एंड एशिया एक्सक्लूडिंग इंडिया। तो ग्लोबल इनका रिस्क है, डिपेंडेंट है परफॉर्मेंस। अगर नॉर्थ अमेरिका में कुछ हो जाता है, जहाँ पे ये बेसिकली जहां से इनका ज्यादा रेवेन्यू आता है, तो फिर ऑब्वियसली नॉर्थ अमेरिका की इकोनॉमी में अगर ग्लोबल स्लो डाउन, वहां पे स्लो डाउन आ जाएगा इकोनॉमी में, देन डेफिनेटली दिस विल इंपैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द सोना बीएलडब्ल्यू। तो वही बता रहे हैं कि वी डिजाइन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स फॉर बोथ। तो क्या क्या व्हीकल्स है, इंडिया में भी बेचते हैं, ओवरसीज मार्केट में भी बेचते हैं। तो ये सारे रिस्क आपको पढ़ लेने हैं पहले ही, क्योंकि रिस्क पहले ही पढ़ने से क्या होता है ना, आप इन्फ्लुएंस कम होते हो। ये एक्चुअल बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है। रिस्क पहले पढ़ लेने हैं आपको, और ये भी कैसे पढ़ने हैं मैं बताऊंगा बाद में, राइट। ये आज का टॉपिक नहीं है। बस अभी बहुत हो गया, एनुअल रिपोर्ट पे आते हैं। अभी एनुअल रिपोर्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं जल्दी से। सोना बीएलडब्ल्यू का एनुअल रिपोर्ट मैंने खोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं नीचे आऊंगा एनुअल रिपोर्ट में, एंड पहला ही पेज आपको दिखाई देगा, बहुत ही फैंसी है सब कुछ, राइट। मेकिंग ब्रेकिंग अवर ओन रिकॉर्ड्स और हैबिट। अभी देखिए ये जो पेज है क्या बोल रहा है, ये कुछ कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा है, ये बस स्टोरीफिकेशन है, राइट। रिकॉर्ड्स आर मीन टू बी ब्रोकन, रिकॉर्ड्स बनते ही ये ब्रेक करने के लिए। तो ये सब कुछ है, इसको हमें पढ़ना है क्या, इसमें ज्यादा समय नहीं बिताना है। सोना कॉम्स्टा ने क्या 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 हाईलाइट, वी फर्मली बिलीव दैट इफ वी लुक बैक एट आवरसेल्फ 3-5 इयर्स, इफ वी लुक बैक एंड वगैरह, कि हमने टू टाइम्स का रेवेन्यू कर लिया है 3 साल का। इन्होंने फाइनेंशियल 20 जो कोरोना का पीरियड था उससे ये कंपेयर कर रहे हैं कि तब से लेकर अब तक, आईपीओ आने से लेकर अब तक कितना इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है 3 साल में। तो रेवेन्यू डबल हुआ है, एबिटा डबल हुआ है, ठीक है हुआ है, अच्छा है। फिर ये बीईवी क्या है, ये सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जब आप एमडी एंड सब कुछ कंप्लीट करोगे। अगर आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन चाहिए बीईवी की क्या है, तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवेन्यू है, और ये आप कॉपीलॉट को पूछ सकते हो, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज में है, राइट, या साइडर फ्यूजन को भी आप पूछ सकते हो। यहाँ पे इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी। ये सब कुछ हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इंडेक्स में वही क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है जल्दी से बता देता हूँ। कोई भी एनुअल रिपोर्ट का स्ट्रक्चर में आपको 3 चीजें होती हैं, राइट। एक कॉर्पोरेट ओवरव्यू होता है जो कि कंपनी के बारे में बोल रहा है कि क्या 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 नहीं। इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट ओवरव्यू में? कॉर्पोरेट ओवरव्यू में आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, इट इज चेयरमैन्स लेटर। इट इज चेयरमैन्स लेटर। ये जो है चेयरमैन्स कम्युनिकेशन, जो मैसेज है मैनेजिंग डायरेक्टर और बाकी की मैनेजर पर्सनल यहाँ पे मैसेज देते हैं, लेटर देते हैं, शेयर होल्डर्स को बताते हैं कि साल भर में क्या क्या अचीवमेंट्स रहा है, कैसे हमने क्या चीजें की है, और आगे का फ्यूचर आउटलुक भी देते हैं। इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। आई नो कि मैनेजमेंट खुद ही बोल रहा है, तो उसकी बातों में हमें आना है क्या? देखिए, मैनेजमेंट को ज्यादा पता होता है अपने बिजनेस के बारे में, वो जरूर अपनी तारीफ करेगा, अपने बिजनेस की तारीफ करेगा, बुरा सिचुएशन होगा तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वी नो दैट, राइट। बट हमें वो क्रिटिकल डाटा लेना है, सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर फोकस करो, और वो फैक्ट्स होते हैं इस लेटर में। तो कॉर्पोरेट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, ये वेबसाइट हमने चेक कर लिया ना, तो ये चीजें, इट इज जस्ट ओवरव्यू, जल्दी से हम देख सकते हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं इसको एक बार लेके, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है ये आप देख सकते हो। फिर ये वाला चेक करना है आपको, चेयरमैन का क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ये इंपॉर्टेंट होता है, राइट। बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का। तो बेसिकली कॉर्पोरेट ओवरव्यू में आपको वही कंपनी का ही एक पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो। यहाँ पे ईएसजी फोकस, ईएसजी मैं इग्नोर करता हूँ जनरली। फिर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है आपका एनुअल रिपोर्ट में, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। यहाँ पे फिर से आ जाता हूँ मैं ऊपर इंडेक्स के अंदर। इस पे अगर आप क्लिक करोगे ना, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको ये लेके चले जाएगा। तो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड्स रिपोर्ट और डायरेक्टर्स रिपोर्ट, इसको से बोर्ड्स रिपोर्ट भी बोलते हैं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी बोलते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिपोर्ट है, राइट। एंड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या चीजें चाहिए वो हम देखेंगे अभी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करना है हमें, ये तो इंपॉर्टेंट है, बट हो गया है ना, हमने तो 3 स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस सब कुछ कर लिया। सेशन 2 सेशन 3 वो प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करना है, जो कि हमने ऑलरेडी समझ लिया है कैसे करना है कैसे नहीं। नोट्स टू अकाउंट्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ना होता है। इसका ग्लिम्स भी मैंने दे दिया था सेशन 2 में कि कैसे करना है कैसे नहीं, राइट। हो सकता है तो आज भी मैं बताऊंगा इस सेशन में। तो यहाँ पे अभी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 3 मेन है, कॉर्पोरेट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के अंदर मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, बोर्ड्स रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक बार यहाँ पे प्रेजेंटेशन पर आके आप ये नोट कर सकते हो, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, राइट। एक नॉर्मल एनुअल रिपोर्ट, ऑप्टिमल एनुअल रिपोर्ट 170 टू 250 पेजेस का होता है आपका, और इसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। चेयरमैन्स लेटर और सीईओज लेटर, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, बोर्ड्स रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट को हम अच्छे से देखेंगे मैनेजमेंट एनालिसिस के अंदर। अभी बिजनेस एनालिसिस करना है हमें, तो ये मैनेजमेंट एनालिसिस के अंदर कवर होगा बाद में। अभी जस्ट मैं ओवरव्यू प्रोवाइड करूंगा। और इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट को पढ़ना ही पढ़ना है,
कि फाइनेंशियल्स के अंदर कवर होता है। आज हम अच्छे से देखेंगे कि इसको कैसे एनालाइज करते हैं, और नोट्स टू फाइनेंशियल और स्पेशल रेजोल्यूशंस, ये एक चीज है जो कि आपको देखना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि बता देता हूँ अभी, फिर हम एनुअल रिपोर्ट को प्रैक्टिकली एनालाइज करेंगे। अगर हम नीचे आए तो नीचे एक चीज है कि मेक नोट ऑफ ऑल दिस क्रूशियल डाटा। एनुअल रिपोर्ट जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको अनस्ट्रक्चर्ड कुछ डाटा होते हैं, जैसे कि screener.in पे जब आप आओगे तो आपको नहीं पता, आपको सिर्फ फाइनेंशियल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कि सेल्स कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, खर्चे क्या है, एक्सेट्रा, बड़े बड़े लाइन आइटम्स है। बट इस सेल्स कहाँ से आ रहा है, क्या ग्रोथ ड्राइवर्स है सेल्स के, कौन से प्रोडक्ट मिक्स है, क्या रेवेन्यू मिक्स है, क्या कौन से प्रोडक्ट का कितना मार्केट शेयर है, मतलब कौन से प्रोडक्ट में कितना मार्केट शेयर है कंपनी का, राइट। इस कंपनी का भी अगर आप देखोगे इन्फॉर्मेशन तो आपको समझ में आएगा आगे जाके कि 8% मार्केट शेयर है ग्लोबली इनका डिफरेंशियल असेंबलीज में, एंड कौन से प्रोडक्ट मिक्स है। फिर ये मार्केट शेयर जैसे डाटा, फिर एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट्स जो है कंपनी के जो बताती है एमडी&ए में, वो भी ट्रेंड ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, परमानेंट एम्प्लॉइज एक कीवर्ड है, इससे हम सर्च करेंगे कितने एम्प्लॉइज है और इसका ट्रेंड देखना है। एम्प्लॉइज अगर बढ़ रहा है मतलब आपका डेवलपमेंट चल रहा है, एक फंडामेंटल ट्रिगर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ट्राई करना। कंपनी अगर बोलती है कि वो कैपेक्स कर रही है, नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी ने यहाँ पे सेटअप किया है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉइज का ट्रेंड बढ़ना चाहिए, राइट। अगर एम्प्लॉइज का ट्रेंड नहीं बढ़ रहा है मतलब कुछ ना कुछ, आई विल बी स्केप्टिकल ओवर देयर। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अभी। और अभी चलते हैं सीधे एनुअल रिपोर्ट पे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, राइट, कौन सा चीजें हमें देखना है। नीचे आते हैं अभी, तो ये जो शुरुआती के जो पन्ने होते हैं, पेजेस होते हैं, इसको जल्दी से रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे देन एंड नाउ, पहले क्या करती थी कंपनी, वही बोल रही है नाउ क्या करती है। तो पहले क्या करती थी भाई, पहले दे वर जस्ट फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग द कोर प्रोडक्ट्स एंड सप्लाइंग देम टू द ऑटोमोटिव ओईएम्स ग्लोबली। तो सिर्फ ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने, मैन्युफैक्चर करने में इनका ध्यान था। और अभी दे आर नॉट जस्ट ओनली मैन्युफैक्चरर, बट दे आर प्रोवाइडिंग वाइडर मोबिलिटी एप्लीकेशन सॉल्यूशंस, राइट। मतलब अभी ऑटोमोटिव कंपोनेंट को ही सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं करती है कंपनी, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। कंपनी ने एक्विजिशन किया है एक कंपनी का, जिसके बारे में आप वेबसाइट पे भी देख सकते हो। एक कंपनी है नोवेलिक, बाय द नेम ऑफ नोवेलिक, जो कि एमएम वेव रडार सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ऑटोनोमस ड्राइविंग, सेल्फ ड्राइविंग जो कार्स होते हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, राइट। फिर ड्रोन्स के लिए भी मोटर्स बनाना, रेलवे को भी कैटर कर रही है अभी। तो सिर्फ एक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी नहीं है, इलेक्ट्रिकल और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ये कंपनी ज्यादातर फोकस कर रही है। फिर यहाँ पे वही कॉर्पोरेट आइडेंटिटी में बता रहा है, रीडिफाइनिंग मोबिलिटी थ्रू आवर सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे एक चीज आप देखोगे कि वी वर ऑलवेज कन्विंस्ड दैट वी कुड हैव मोर सिग्निफिकेंट, ये नहीं। फिर आपको यहाँ पे मेन चीज पढ़नी है दैट वी हैव ट्रांजिशन फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू मोबिलिटी सॉल्यूशन कंपनी। अगर आपको अच्छे से जाना है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और मोबिलिटी सॉल्यूशंस कंपनी में क्या होता है, पूछ लो ना साइडर फ्यूजन से। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मोबिलिटी सॉल्यूशंस कंपनी में चली गई है, मतलब और वाइडर इन्होंने अपना अप्रोच किया है। पहले सिर्फ इसी सेगमेंट को ये कैटर कर रही थी, अभी बड़े सेगमेंट को ये कैटर कर रही है, राइट। टेक्नोलॉजी पे इनका ज्यादा फोकस है। आर एंड डी बार बार ये कर रहा है, राइट। आर एंड डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर कोई कंपनी आर एंड डी पे ज्यादा स्पेंडिंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस कंपनी के मार्जिन भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन फैक्टर बढ़ जाता है जब आप खुद से प्रोडक्ट को पे रिसर्च करके उसे मैन्युफैक्चर करते हो, राइट। और कुछ आप यूनिक प्रोडक्ट बनाते हो तो उसकी वैल्यू भी ज्यादा रहती है आपकी, जैसे फिर ज्यादा बनाने वाले नहीं रहेंगे ना, सब्स्टिट्यूट ज्यादा नहीं रहेंगे, तो मार्जिन ज्यादा रहेगा। तो इसलिए वही चीज बोल रही है कि कंपनी सिर्फ अभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं रही है, ये सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एग्जीबिशंस क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है इनका, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगे। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डाटा है, 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, ये नोट कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 R&D के सेंटर से, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी और एम्प्लॉयज कितने हैं, यहाँ से हमें नंबर समझ में आ गया। फिर द लैब्स वी हैव कवर्ड टिल नाउ, जर्नी, राइट। वेबसाइट पे भी हमें समझ में आ गया था ये। तो यहाँ पे भी आप जस्ट ओवरव्यू देख सकते हो कि क्या हुआ, सोना का जर्नी क्या था, फिर कॉमस्टार का जर्नी क्या था, दोनों का जर्नी बताया है। फिर दोनों मर्ज हुए, मर्ज होने के बाद कंपनी ने क्या क्या किया वो सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। देन ग्लोबल प्रेजेंस कहाँ पे, यूएसए में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, सर्बिया में है, चाइना में है, इंडिया में है, राइट। यू हैव टू टेक दिस डाटा फ्रॉम हियर। तो ये शुरुआती के हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, पैसेंजर व्हीकल्स को भी ये कैटर करते हैं, क्या क्या चीजें बनाते हैं, स्पूल गियर्स, इलेक्ट्रॉनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल्स, जो कहाँ कहाँ पे लगते हैं उसका नंबर्स के साथ इन्होंने हाईलाइट करके दिखाया कि कौन से पार्ट में ये अप्लाई होते हैं। और इनका एप्लीकेशन अगर आपको जानना है ना, आपको बहुत ही डिटेल एनालिसिस करना है कि भाई ये स्पूल गियर्स क्या होता है। वैसे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको, बट अगर आप इच्छुक हो डिटेल एनालिसिस करने का ना, तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको सोना BLW यहाँ पे जाना है, प्रोडक्ट्स का एप्लीकेशन जाना है, सब कुछ डिटेल में एनालिसिस करना है। तो सोनाकॉम्स DRHP सर्च कीजिए, तुरंत मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है क्या नहीं करना है। DRHP खोलने के बाद आपको कंट्रोल F करना है यहाँ पे, और कंट्रोल F करने के बाद आवर बिजनेस आप कर सकते हो। आवर बिजनेस का जो सेक्शन होता है इनका, ये तो आप नीचे जाके यहाँ पे सिंपली जो इनका टेबल ऑफ कंटेंट है ये वाला, यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स आपको पढ़ना है, वो बताया था मैंने पहले भी। आर बिजनेस में आना है। और बिजनेस में आने के बाद देखिए पहले ही द चार्ट बिलो डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट्स एंड द एंड यूज एप्लीकेशन, की क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके, डिफरेंशियल असेंबलीज, डिफरेंशियल गियर्स, चार्टर मोटर्स, और इनका कहाँ का यूज होता है।
और एंड यूजर्स कौन है, पैसेंजर व्हीकल्स में यूज होते हैं, ठीक, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स में यूज होते हैं, और बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इनका ज्यादा फोकस है, डिफरेंशियल असेंबली का, जो कि ग्रोइंग सेगमेंट है, राइट। आपको सेगमेंट्स भी समझ में आ रहा है। आइस मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, जो डीजल पेट्रोलियम पे गाड़ियां चलती है वो वाली, राइट, उसमें ज्यादा ग्रोथ का सेगमेंट नहीं है, तो स्कोप नहीं है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल में ज्यादा है। फिर ऑफ हाईवे व्हीकल्स, थ्री व्हीलर्स, सबके लिए ये प्रोवाइड करती है, उसका डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है इन्होंने। तो ये यहाँ से आप डिटेल इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। अभी आते हैं वापस एनुअल रिपोर्ट पे। तो ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, कमर्शियल व्हीकल्स सबको, ऑफ हाईवे व्हीकल्स, बसेस के लिए, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स के लिए भी, और इन सभी के लिए यहाँ पे। अभी यहाँ से आपको नोट करना है सारी चीजें जब आप रिसर्च करोगे, और आपको देखना है कि कौन सा सबसे ज्यादा ग्रोइंग सेगमेंट है। इलेक्ट्रिक तो है ही, इलेक्ट्रिक में अगर आप और डिटेल में जब आप पढ़ोगे चीजों को, तो आपको समझ में आएगा कि टू व्हीलर्स का जो इंडस्ट्री है, क्योंकि अभी पैसेंजर व्हीकल्स एक अलग इंडस्ट्री हो गई अपने आप में, बसेस कमर्शियल व्हीकल्स एक अलग इंडस्ट्री हो गई, और फिर टू व्हीलर और थ्री व्हीलर अपने आप में अलग हो गया। इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा ग्रोइंग है, तो वो अब अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि टू व्हीलर्स एक 70 to 80% यहाँ पे ग्रोथ का इसका एस्टिमेट है, राइट। फाइनेंशियल ईयर 22 से 26 में था इसका ये, और आगे भी जाके 40 to 50% से ग्रो कर सकता है अकॉर्डिंग टू क्राइसिल, ये एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था। तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको लेना है कि कौन सा पर्टिकुलर इंडस्ट्री और एंड यूजर इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो कर सकती है। अगर एंड यूजर इंडस्ट्री ग्रो करेगी अच्छे से, तो ये भी कंपनी ग्रो करेगी, राइट, क्योंकि इस कंपनी का एग्जीबिशन करती रहती है ये कंपनी, और इसका डिमांड अच्छा खासा है, इसके प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, दैट्स व्हाई दिस कंपनीज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड। फिर उसके बाद सीईओ का लेटर, अभी आ गया पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अच्छे से देख लेना। अभी इसको पढ़ना कैसे है आपको, इसमें भी स्टोरिफिकेशन बहुत होता है, ठीक है ना, इसमें आपको फैक्ट्स इकट्ठा करने हैं। पहले तो आवर फोकस इज ऑन बिल्डिंग दिस, ठीक है, वो चीज हो गया। 25 ईयर्स की जर्नी रही है, 25th ईयर का माइलस्टोन इन लोगों ने हिट किया है, संजय कपूर जी ने, इनके कंपनी ने, और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो चीज सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ तक तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मुझे फैक्ट्स चाहिए, तो मैं नीचे देखूंगा ब्लैकस्टोन। Blackstone has divested its stake in our business and in a strategically planned share sell to marquee investors. तो Blackstone थे, इन्होंने डाइवेस्ट किया है स्टेक, मतलब ये प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर थे यहाँ पे सोना बीएलडब्ल्यू में। सोना बीएलडब्ल्यू में बहुत सारे पीई फर्म्स थे, ब्लैकस्टोन एक था जो कि एक बहुत ही मेजर पीई फर्म है। तो ब्लैकस्टोन ने यहाँ पे शेयर सेल किया है, वही बता रहे, शेयर सेल किया है, और मीनवाइल आवर फैमिली कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट शेयर होल्डर। तो इनकी फैमिली यहाँ पे लार्जेस्ट शेयर होल्डर है अभी एज ऑन डेट, ठीक है, वो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे कौन है क्या नहीं। तो यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है, राइट। तो नीचे आएंगे ईच क्वार्टर पास्ट एंड सरपास एक्सपेक्टेशंस, हमने ईच क्वार्टर यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है, वही तारीफ चल रही है यहाँ पे। फिर फ्रॉम बीइंग अ नेशन विद इमेंस पोटेंशियल विद अ विजनरी गवर्नमेंट, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, ठीक है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, सपोर्ट है, and India's new tech enterprises and expanding digitalization across industries are set to strengthen this growth momentum. आरबीआई का जो फोकस वही इंडियन इकोनॉमी का ओवरव्यू दे रहे हैं अभी, कि कितना यहाँ पे प्रोजेक्शन था 7% का, ये आउटडेटेड है इन्फॉर्मेशन, हमें पता है अभी एस्टिमेशन कितना है इकोनॉमिक सर्वे में, राइट, 6.2 या 6.5% के पास ही अभी एस्टिमेशन है। तो वो सारी चीजें हमें पता है, वही कि पूरा ये ब्रॉडर व्यू देंगे कंपनी के बारे में। फिर आगे कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन भी होते हैं, कि यहाँ पे अभी कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, हम नीचे आते हैं। संजय कपूर जी का हो गया चेयरमैन लेटर, फिर यहाँ पे इनका है जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्रुप सीईओ है, राइट। चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं, इनमें फर्क क्या है, ये मैनेजमेंट एनालिसिस के चैप्टर में कवर होगा। अभी ये मेन सीईओ है जो कि बिजनेस को चलाते हैं, एक्चुअली सब कुछ हेड करते हैं, इनके हाथ में अभी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोना बीएलडब्ल्यू को चलाने के लिए, तो ये मेन बंदे हैं। तो विच सॉ अस अकम्प्लिश, तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी इनकी रिपोर्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि क्या क्या यहाँ पे इन्होंने अच्छे से बताया कि कैसे परफॉर्म किया है इन्होंने लॉन्ग टर्म विजन, एंड डिस्पाइट फेसिंग फॉर्मिडेबल हेडविंड्स आवर नेट प्रॉफिट्स रोज दिए। अभी बहुत सारे कंपनीज में क्या होता है ना, हमने इतना इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतने चैलेंजेस थे, कुछ कंपनीज में आएगा कि हमने बुरा परफॉर्म किया क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो इसमें क्या करना है, हमेशा चेयरमैन लेटर को ना जब पढ़ रहे हो आप, ये वाला चीज, इसको हमेशा सोना बीएलडब्ल्यू के कंपटीटर के चेयरमैन मैसेज लेटर से कंपेयर करना है। अभी सवाल ये उठता है कि कंपटीटर्स को कैसे हम एक्यूरेटली ढूंढ सकते हैं, एग्जैक्टली ढूंढ सकते हैं। तो ये चीज अगर आप देखोगे पीयर कंपैरिजन, लोग यहाँ पे सीधे ये इनको ही कंपटीटर समझ लेते हैं, है भी यूनो मिंडा बहुत है, बट आपको अगर एग्जैक्ट कंपटीटर्स को ढूंढना है तो सोना बीएलडब्ल्यू के डीआरएचपी पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे कंपटीटर का कीवर्ड ये लगाना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू सिंपली इस कीवर्ड को सर्च करना है। एंड कंपटीशन के सेक्शन में इन्होंने बताया है कि एक्चुअली इनके पर प्रोडक्ट के सामने कौन से कंपटीशन है, कंपटीटर्स कौन है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, जिसकी डिफरेंशियल असेंबली अगर ये बनाती है, जो कि वही पावर ट्रांसफर करते हैं व्हील्स को रोटेट करने के लिए, तो उसमें कौन कौन प्लेयर्स हैं। तो ज्यादातर यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सभी ग्लोबल कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज है। डिफरेंशियल बीवर गियर्स में कौन कौन कंपटीटर्स है, उनका भी इन्होंने नाम बताया है, हिताची, एसएसजी, ये स्टार्टर मोटर्स में
यहाँ पे कंपटीटर्स हैं। तो एक्चुअली इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक प्रोडक्ट वाइज कंपटीटर्स इन्होंने लिस्ट करा के दिए हैं, बट हम इनको नहीं लेंगे अभी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, क्योंकि फॉरेन कंपनीज है ज्यादातर। सिंपल करने के लिए हमारे एनालिसिस को हम यूनोमिंडा को उठाएंगे। दूसरा तरीका जो है कंपटीटर्स को लेने का, समझने का, वो है तिजोरी फाइनेंस। तिजोरी फाइनेंस पर आप क्या करोगे ना, तिजोरी फाइनेंस पर अगर जब आप सर्च करोगे सोना बीएलडब्ल्यू को, तो यहाँ पे भी आपको अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जैसे कि कस्टमर्स कौन है, सप्लायर्स कौन है। बट यहाँ पे भी हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है, हम डीआरएचपी और प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट से ही वो इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। जब हमें नहीं मिल रहा है तब हम यहाँ पे इन कंपटीटर से काम चलाएंगे कि कौन है कंपटीटर भाई, हाईटेक गेयर से, सार ऑटो प्रोडक्ट्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट फिर भी मैं डीआरएचपी से ही कंपटीटर्स का लिस्ट हमेशा उठाता हूँ। तो यहाँ पे हमने यूनोमिंडा को हम समझ लेते हैं कि एक क्लोज कंपटीटर है सोना बीएलडब्ल्यू का। तो जब हम एनालाइज कर रहे थे इस चीज का, तो इस दौरान क्या क्या हुआ है, लेट्स से कि यहाँ पे बोल रहा है मैनेजमेंट की बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं और उसके कारण हमारा बुरा परफॉर्मेंस रहा है। तो वही चीज हम उनका कंपटीटर का एनुअल रिपोर्ट खोल के मैनेजिंग वो सीईओ का लेटर हम पढ़ेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर वहां पे कुछ अलग डिफरेंशियल मतलब पिक्चर अलग दिखाई दे रहा है तो फिर आपको स्केप्टिकल होना है। तो इस तरीके से आपको पीयर्स के साथ हमेशा ये वाला जो सेक्शन है पर्टिकुलर सीईओ का, यहाँ पे इंडेक्स में आओगे आप इस तो देखिए लेटर फ्रॉम द सीएमडी, राइट, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका रोबस्ट परफॉर्मेंस रहा है, मार्क्ड बाय द ग्रोथ अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स एज वी एंटर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ऑटोमोटिव लैंडस्केप कंटिन्यूज टू इवॉल्व डायनामिकली एंड एक्सेट्रा बाय चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर, राइट। तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स एकदम सेम नहीं है सोना बीएलडब्ल्यू के और यूनोमिंडा के, बट इंडस्ट्री एक ही है दोनों की भी, तो हम कंपेयर कर सकते हैं इनके लेटर्स को और देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हमें मिलता है क्या। फेम 2 का क्या हुआ है, इंट्रोड्यूस इन 2019, सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, एक्चुअली ईवी व्हीकल्स को पुश दे रही है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री टेलविंड्स भी है, पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी फेवरेबल है, तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्रोच करना है हर चीज को। इस लेटर्स को हमें इस कंपनी के पीयर्स के साथ कंपेयर करना है, राइट। और यहाँ से हमें टोन को समझना है कि मैनेजमेंट का टोन क्या है, ओवर ऑप्टिमिस्टिक है क्या मैनेजमेंट, न्यूट्रल है, या कंपनी अभी मैनेजमेंट ऑब्वियसली उदास तो नहीं रहेगा यहाँ पे, राइट, वो अच्छा ही दिखाएगा, बट टोन क्या है वो समझना है यहाँ पे, इस चीज को हर एक चीज को पढ़ के। तो यहाँ पे अभी नीचे हम आएंगे तो ये क्या है, द ईयर एंड रेट्रोस्पेक्ट, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, रिफ्लेक्शन 1। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ बताया है कि किस तरीके से हमने बिजनेस डिसीजंस लिया है एंड एक्सेट्रा, ये पढ़ना आप सब कुछ, राइट। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनको आपको सीधे नोट करना है। तो ये जो सब हेडलाइंस है इनको आपको पढ़ना है एंड ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं वगैरह। फिर उन्होंने फाइनेंशियल हाइलाइट्स दिया है, आवर बिजनेस इज बेस्ट अंडरस्टूड इन 3 ईयर साइकिल्स। तो उन्होंने ये भी चीज बताई है कि यहाँ पे our IPO came was 3 years ago, which is also the period of our planning, product and this, and we want our shareholders to see our company in 3 year cycles. तो बेसिकली ये बोल रहा है कि यहाँ पे हमने 3 साल का कंपैरिजन करके दिखाया है। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि शेयर होल्डर्स हमारे बिजनेस को 3 इयर्स के साइकिल्स के हिसाब से ही देखिए। अगर एक साल में अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो भी चलेगा, बट 3 साल के मुकाबले कैसा रहा है परफॉर्मेंस, तो उस हिसाब से वो बता रहे हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ पे। फिर बोल रहे हैं कि कितना इन्होंने बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रेवेन्यू कितना ग्रो हुआ, अभी रेवेन्यू में कौन सा पोर्शन कितना ग्रो हो रहा है वो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। We have achieved this by increasing market share in existing products. मार्केट शेयर की बात हो रही है, न्यू प्रोडक्ट्स इन्होंने ऐड किए हैं और बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें जो रेवेन्यू है वो 4.38 से ग्रो हुआ है एब्सोल्यूट टर्म्स में। ईवी कस्टमर्स भी 10 से 30 हुए हैं, ईवी प्रोग्राम्स भी 3.6 टाइम्स बढ़े हैं, जो कि 15 से 54 ईवी प्रोग्राम्स इनके हाथ में आए हैं, जो कि फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है और ज्यादा, राइट। तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक्सपोजर इनका बढ़ रहा है, वही सारी चीज दिया है, राइट। मैं लाइन बाय लाइन आपको सारा चीज नहीं पढ़ के दिखा सकता। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे कि 8 न्यू प्रोडक्ट्स का इन्फॉर्मेशन है और एक क्रूशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नेट ऑर्डर बुक के बारे में हमें दिखाई दे रही है चेयरमैन लेटर में, चेयरमैन लेटर नहीं, एमडी एंड सीईओ के लेटर में, राइट, कि 100 बिलियन का जो इनका नेट ऑर्डर बुक था, राइट, विच हैज ग्रोन टू लिटरली 226 बिलियन फ्रॉम 140 बिलियन। तो 140 बिलियन से 226 बिलियन का ऑर्डर बुक हुआ है और इसका इन्फॉर्मेशन इन्होंने ऊपर भी दिया है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको P&L या फाइनेंशियल्स के फेस पे नहीं दिखाई देंगे, ये अंदर ही दिखाई देंगे आपको, राइट। तो ऐसे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर बुक की इन्फॉर्मेशन, एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट्स, ये सब कुछ आपको बाजू में लिख के रखना है और इसको हम कंपेयर करेंगे कंपटीटर्स के साथ भी। और हमें क्या करना है ना, जैसे जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, अभी मान लो आप ये पढ़ रहे हो और लाइन बाय लाइन पढ़ना है आपको, सीईओ का लेटर और ये आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, स्टोरीज को हटाना है, फैक्ट्स पे फोकस करना है सिर्फ, और आप जल्दी से पढ़ सकते हो इजीली। और इनको पढ़ने के बाद, इस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ने के बाद, जो कि है चेयरमैन लेटर, वही चीज आप रिपीट करोगे। चेयरमैन लेटर आपको हिस्टोरिकल, जो कि 2023 का एनुअल रिपोर्ट है, इसका भी सीईओ का लेटर और वो लेटर आपको देखना है, एक बार उस पर भी नजर डालना है, राइट, साइमल्टेनियसली। तो ऐसा करना है आपको कि उसका हिस्टोरिकल भी
कैसा टोन था मैनेजमेंट का और उन्होंने क्या बातचीत की, तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है। ग्राफ्स को देखना है, ऐसे ग्राफ्स को, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बात की है, यदि सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द लास्ट 3 years वाज अचीव्ड डिस्पाइट वेरियस, तो ये वही चीज बता रहे हैं कि हमने 2x का ग्रोथ किया है रेवेन्यू में, डिस्पाइट दिस मेनी कंसर्न्स, की इतना स्लो डाउन और इतने सारे मुश्किलें आने के बावजूद भी हमने सस्टेन किया हमारा रेवेन्यू ग्रोथ, एंड वी हैव ग्रोन बाय लिटरली 25% CAGR। एंड यहाँ पे देखो इन्होंने एक इंटरेस्टिंग डाटा पे दिया है कि ब्लैकस्टोन ने जो सेल किया था शेयर होल्डिंग की, उसके बारे में शेयर होल्डर्स यहाँ पे कंसर्न दिखा रहे हैं। ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स को लगेगा ही ना कि अगर मेरा कंपनी का पीई या एग्जिस्टिंग जो प्रोमोटर था, इंस्टीट्यूशनल प्रोमोटर, अगर वो शेयर्स सेल करके निकल जा रहा है बाहर, तो क्यों उन्होंने शेयर बेचा। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि उन्होंने एक सक्सेसफुल एग्जिट दिया एक प्राइवेट इक्विटी फर्म को जो कि है ब्लैकस्टोन, और इनके एग्जिट होने से हमारे बिजनेस के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। और हम हमेशा कमिटेड है टू डिलीवर टू आवर पब्लिक शेयर होल्डर्स, वही चीज कि वो एश्योरेंस दे रहे हैं हम लोगों को। तो आपको हर एक चीज पढ़ना है यहाँ पे कि मार्जिन के बारे में इन्होंने बोला है कि पिछले 25 सालों में हमने मार्जिन ऑन एन एवरेज 26% का मेंटेन किया है और आगे जाके भी हम मेंटेन कर पाएंगे। तो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दैट। एंड फाइनेंशियल 24 का नीचे रिपोर्ट कार्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल्स कैसे परफॉर्म किया उन्होंने, कौन सा सेगमेंट में ग्रोथ हुआ है, वो डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। 88% ग्रो हुआ है फ्री कैश फ्लो, एंड आरओसी आरओई क्या रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको आरओसी आरओई को नहीं एनालाइज करना होता है, वो आपको पता है अभी, राइट, कैसे इनको एनालाइज करना है वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी सीख चुके हैं। फिर यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं बैटरी इलेक्ट्रिकल रेवेन्यू सेगमेंट का। फिर ग्लोबल सिग्निफिकेंस का यहाँ पे एक बात चल रही है, ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है इनका, एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल सिग्निफिकेंस में इन्होंने एक ग्लोबल मार्केट शेयर बताया है अपने डिफरेंशियल गियर्स का कि 7.2% से 8.1% हो चुका है 2023 में, एंड स्टार्टर मोटर्स का भी 4 से 4.2% हुआ है। तो इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में जो कंपोनेंट्स है डिफरेंशियल गियर्स, और इसमें इनका मार्केट शेयर एक्सपैंड भी हो रहा है। फिर से ऑर्डर बुक की बात हो रही है कि 226 बिलियंस का यहाँ पे ऑर्डर बुक है। तो ऑर्डर बुक का आप एक सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हो कि मेरा ऑर्डर बुक का CAGR अगर फास्ट ग्रो हो रहा है मेरे एग्जिस्टिंग रेवेन्यू से, जो करंट रेवेन्यू से, इसका मतलब है कि फ्यूचर में रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, राइट। फ्यूचर का रेवेन्यू विजिबिलिटी के बारे में आइडिया दे रहा है कि अभी भी 22,600 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। ये ऑर्डर्स कौन से हैं, इसका और भी डिटेल चाहिए तो वो नीचे आपको मिलेगा, जरूर मिलता है, ऑर्डर बुक के डिटेल्स अच्छे से मिलते हैं आपको मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के सेक्शन में। फिर उन्होंने यहाँ पे मार्केट शेयर की बात की है, यहाँ से हम मार्केट शेयर का डाटा उठाएंगे। फिर डाइवर्सिफिकेशन की बात की है कि ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं इनके प्रोडक्ट्स को। और रेवेन्यू मिक्स मतलब वही कौन कौन से सेगमेंट से रेवेन्यू कितना आ रहा है। तो पावर ट्रेन के इसमें यहाँ पे इन्होंने आइस डिपेंडेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं 25% से 10%, और ये अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। तो आइस से हटा के इलेक्ट्रिक मतलब चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स हो रहा है, शिफ्ट कैसे हो रहा है रेवेन्यू मिक्स, उसका भी डिटेल है। जब भी आपका कोई हाई मार्जिन प्रोडक्ट हो और लो मार्जिन प्रोडक्ट से अगर आप हाई मार्जिन प्रोडक्ट में जा रहे हो या जहां पे ज्यादा ग्रोथ हो, तो अगेन आपका जो ग्रोथ है, ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें क्लिक हो जानी चाहिए जैसे जैसे आप पढ़ोगे। और फिर उन्होंने यहाँ पे प्रोग्रेस ऑन आवर टेक्नोलॉजी रोड मैप में बताया है कि टेक्नोलॉजी में क्या प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, ये टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहा है। जैसे कि एक न्यू प्रोडक्ट इन्होंने डेवलप किया है विच इज क्रूशियल टू आवर ग्रोथ स्ट्रेटजी एज अ प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी, राइट। वी हैव सक्सेसफुली एडेड 8 न्यू प्रोडक्ट्स, सो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है यहाँ पे, राइट। और एक क्रूशियल प्रोडक्ट है जो कि डेवलप कर रहे हैं अभी, और प्रोडक्ट्स कितने चल रहे हैं और कितना अवार्ड किया है इन्होंने। न्यू बिजनेस वर्थ 100 बिलियंस मतलब 10,000 करोड़ के यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स आए हैं लगता है इन लास्ट 3 ईयर्स। तो लास्ट 3 ईयर्स में इन्होंने इतने ऑर्डर्स जीते हैं, इतने वर्थ के ऑर्डर्स जीते हैं 10,000 करोड़ के, और आगे कितने जीत सकते हैं वो भी दिखाई देता है इनके प्रोडक्ट से कि प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है मतलब डिमांड है वहाँ पे, इसलिए तो वो ये प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने एक्विजिशन किया है, ये क्रूशियल डाटा है कि सेंसर्स एंड सॉफ्टवेयर वर्टिकल में इन्होंने एक्सपैंड किया है अपना बिजनेस और नोवेलिक को एक्वायर करके। तो नोवेलिक और दूसरी कोई कंपनी होगी जिसका एक्सपर्टीज क्या है, सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना, रडार सेंसर डिजाइन करना एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो सिंपली वही कि आपको यहाँ पे कंपनी के वेबसाइट पे चले जाना है, और यहाँ पे कंपनी के वेबसाइट पे इन्होंने सेंसर्स एंड सॉफ्टवेयर में टेक्नोलॉजी के इसमें नोवेलिक के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। तो देखना है कि ये नोवेलिक आखिर करता क्या है और एक्विजिशन से कंपनी को क्या फायदा हो सकता है। कंपनी कहाँ पे एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स प्रोवाइड करती है, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स जो कि सेल्फ ड्राइविंग का ही एक पार्ट हो गया। तो सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में यहाँ पे कंपनी ये करिए हार्डवेयर इन द लूप, तो कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज यहाँ पे ला रही है कंपनी इन देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, राइट। तो आपको ऐसे ही ये सेक्शन पूरा आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। इन कंक्लूजन में आपको यहाँ पे पता चलेगा कि सीटीओ यहाँ पे रिटायर कर रहे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही था कंपनी में, एंड अब ये रिटायर करे तो नया कौन है यहाँ पे सीटीओ,
तो उसका नाम है, उसका एक्सपर्टीज है, पूरा बैकग्राउंड बताया है कि कंपनी, एंड वो जो सीटीओ है उसका भी 24 ईयर से एसोसिएशन है कंपनी के साथ ही, तो कोई तो भी जूनियर ही ऊपर लैडर्स चढ़ के आ रहा है इस पोजीशन पे, ये एक अच्छी चीज होती है। सो यू गेट अ क्रिटिकल लाइक दिस क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, ये सारा चीज आपको यहाँ पे लेना है, राइट। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे और की मैनेजर पर्सनल का ही सारा जो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव में आते हैं, सीईओ हो गया आपका, चेयरमैन का भी हो गया, और फिर सीएफओ के लेटर में भी आपको ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में यहाँ पे पता चल रहा है, मीडियम टर्म में क्या ग्रोथ ड्राइवर्स है, बहुत ही क्रुशियल है, इसको आप पढ़ लेना, राइट। फिर लॉन्ग टर्म के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है यहाँ पे, और नोवेलिक के बारे में भी बताया है इन्होंने कि क्यों एक्वायर किया, इससे क्या फायदा हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारा इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्रिटिकल है। अभी लेटर का तो पार्ट समझ में आ गया आपको, यहाँ पे आपको स्किप नहीं करना है, सिंपली स्टोरेज को अलग करना है, फैक्ट्स को अलग करना है, और तुरंत इसको पढ़ना है आपको, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो समझ के सब कुछ, एंड क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को आपको गैदर करना है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो कि इंपॉर्टेंट है, अगेन रेवेन्यू, एबिटडा, ये तो इन्फॉर्मेशन नॉर्मली मिलता है हमें, पर टोटल एम्प्लॉइज ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो इसका ग्राफ भी देख सकते हो, जब एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं और इसमें अगर आपको सडन जंप दिखाई दे ना कभी भी, कि एम्प्लॉय अगर 4000 से लेट्स से 3555 और 3143 का यहाँ पे ग्रोथ रेट लेट्स से 10% ही है, यहाँ पे भी 10% है, बट अचानक ग्रोथ रेट एम्प्लॉइज में 30% का 50% का, मतलब कुछ यहाँ पे और कंपनी एग्रेसिवली ग्रोथ करने जा रही है, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कैपेक्स कर रही होगी कंपनी, और इससे आगे जाके और रेवेन्यूज बढ़ सकते हैं। तो ये अगेन फंडामेंटल ट्रिगर हो गया आपका। आर&डी इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है, ये अगेन इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, ये कंपनी आर&डी इन्वेस्टमेंट करती है, इसलिए तो मार्जिन 26% के ऊपर मेंटेन कर पा रही है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इससे डिफरेंशिएशन फैक्टर मिलता है आपको। तो ये सभी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। एंड और दूसरा क्या है, अगेन देन एंड नाउ, ये सारी चीजें बताया है इन्होंने, तो ये तो समझ में आ गया ना आपको। फिर उसके बाद आवर प्रोडक्ट्स का इन्फॉर्मेशन कैसे डिटेल में लेना है हमने ऑलरेडी ले रखा है, डीआरएचपी में जाएंगे और वो सर्च करेंगे हम प्रोडक्ट्स में, और उसका एप्लीकेशन के सहित हमें सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि डिफरेंशियल असेंबली, डिफरेंशियल गैस, ईवी ट्रांसमिशन गैस, एंड कहाँ पे किस चीज का यूज होता है वो बता रखा है, एंड आउटकम्स क्या, रेवेन्यू, पैट, सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स भी यहाँ पे दे रखे हैं। ग्लोबल मार्केट शेयर कितना है डिफरेंशियल गियर्स में, मार्केट शेयर की डाटा मिल रहा है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कितना हुआ है, और इन्होंने अवार्ड्स क्या जीते हैं एक्सेट्रा। 5400 स्टूडेंट्स ये सब प्रोग्राम वो नहीं चाहिए मुझे। फिर नीचे आएंगे, नीचे क्या दे रखा है इन्होंने, और कॉर्पोरेट ओवरव्यू चल रहा है हमारा, रेवेन्यू शेयर कितना बढ़ रहा है, अभी ईवी प्रोग्राम्स कितने हुए हैं, और ये सब ग्राफ जो भी है ना, ये आपको तुरंत इसको कैप्चर करना है, क्योंकि इसमें आपको शेयर ऑफ ईवी कितना ऑर्डर बुक में ये भी पता चल गया मुझे, 79% है, राइट। तो मेरा ऑर्डर बुक जो है कितना था, ऑर्डर बुक 22,600 करोड़ का था आई थिंक, तो उसमें से 79% आप देख सकते हो कितना है, तो मेजोरिटी ऑफ द ऑर्डर बुक आपका एक ऐसे सेगमेंट से जो कि हाई ग्रोथ सेगमेंट है, ये भी समझ में आ गया। 54 ईवी प्रोग्राम्स ऐड हो रहे हैं। फिर सप्लायर्स है, ये एक सप्लायर है ऑब्वियसली, ऑटो एक्सेसरी कंपनी है ना, जो कि कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनीज को, जो कि जिनको ही ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं। वर्थ ऑफ न्यू ऑर्डर्स कितने जीते इस पर्टिकुलर साल में, कितने जीते, फिर पिछले साल में कितने जीते थे, हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं पिछला साल का एनुअल रिपोर्ट चेक करके, राइट। इसी तरीके से आपको देखना और ऑर्डर बुक, कंपटीटर्स का भी चेक कर सकते हो आप, यूनोमिंडा का चेक कर सकते हो, सेम इन्फॉर्मेशन वहां पे हो सकता है कि नहीं दिया हो, राइट, उसकी डीआरएचपी में हो सकता है, अगर प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट क्यूआईपी किया हो तो उसमें हो सकता है। तो आपको इसी तरीके से कीवर्ड्स का सर्च करना है, न्यू ऑर्डर सर्च करो, यहाँ पे कंट्रोल एफ करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप ओपन करें और सिंपली न्यू ऑर्डर्स, ऑर्डर बुक क्या है उस कंपनी में, जो भी कंपटीटर है उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में भी सिंपली आपको फिल्टर करना है इस तरीके से, एंड कंपेयर करना है कंपनी को तुरंत। देन वी विल गो डाउन, नीचे जाके ये जो सीटीओ है अभी दिखाई दे रहा है, ये रिटायर करने वाले हैं, राइट। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ गुड लक्स विशेष और सब कुछ बताया होगा कि किस तरीके से इन्होंने काम किया है एंड कैसे कंपनी आगे जा सकती है। तो यहाँ पे भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन ओवर द टेक्नोलॉजी नोवेलिक के बारे में इन्होंने भी बात की होगी शायद, राइट। तो ये सब पढ़ना है आपको, मैसेजेस तो पढ़ना है। अब ये एक बड़ी कंपनी, आपको लग रहा होगा कि यार इतना सब कुछ पढ़ना है, शुरुआत में ये पढ़ना पड़ेगा, बाद में रीडिंग स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती है आपकी, न्यू प्रोडक्ट्स ऐड, ये बहुत क्रिटिकल होता है। कौन सी चीजें नहीं पढ़ने में बताऊंगा अभी आपको। और यहाँ पे हमने देखे है ना प्रेजेंटेशन में, जो भी अनस्ट्रक्चर्ड जो क्रुशियल डाटा है, जैसे कि मार्केट शेयर का इन्फॉर्मेशन मिल गया हमें, राइट। फिर एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट्स नहीं पता, वो हमें मिल जाएगा बाद में। लीडिंग इंडिकेटर्स लाइक केपीआईस, और केपीआईस क्या है, ऑर्डर बुक तो मिल गया हमें, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। केपीआईस का मतलब क्या होता है ना, केपीआईस क्या होता है ना, केपीआईस आपका सिंपली जो है वो लीडिंग इंडिकेटर्स है आपके, लीडिंग इंडिकेटर्स, क्योंकि ऑर्डर बुक अगर ज्यादा ग्रो हो रहा है, ऑर्डर बुक का जो ग्रोथ रेट है आपका, ऑर्डर बुक का जो ग्रोथ रेट है अगर वो ज्यादा है करंट रेवेन्यू से भी, तो मतलब फ्यूचर में रेवेन्यू और तगड़ा आ सकता है। तो मतलब जो रेवेन्यू आपको दिखाई दे रहा है आज के दिन, केपीआई आपको किसमें मदद करती है ना,
आपको सीधे जो फ्यूचर में इम्पैक्ट पड़ सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, जो आप screener.in पे यहाँ पे देखते हो कि अच्छा अभी करंटली 3,565 करोड़ का रेवेन्यू चल रहा है, राइट, और ऑर्डर बुक है 22,600 करोड़ का, और इसका ग्रोथ रेट आगे जाके भी बढ़ सकता है अगर ऐसा कॉन कॉल में बोलती है कंपनी, देन यू कैन क्लियरली सी कि आज अगर ग्रोथ रेट यहाँ पे हो सकता है 19% का, आगे जाके क्या हो, शायद कंपनी 50% का भी ग्रोथ रेट अचीव कर ले, इट इज पॉसिबल। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ड्राइवर्स है, जो पीछे के ड्राइवर्स है, वो चीजें होती है केपीआईज। केपीआईज से आप तुरंत समझ सकते हो कि आगे जाके रेवेन्यू कैसे हो सकता है, आगे जाके मार्जिन क्या हो सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप केपीआईज से ले सकते हो। दैट इज वाई लीडिंग इंडिकेटर्स लाइक केपीआईज, इनका इंफॉर्मेशन जरूरी होता है, राइट, जो कि आपको एनुअल रिपोर्ट से मिलती है। और मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको दूसरा कंपनी का एग्जाम्पल भी दिखाऊं क्या। यहाँ पे सोना बीएलडब्ल्यू बहुत ही बड़ी कंपनी हो गई, राइट, 31,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब लार्ज कैप कंपनी हो गया ये। अगर मैं स्मॉल कैप कंपनी लूँ तो इनमें आपको इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई देगा, और प्रॉब्लम भी होता है कि कम इंफॉर्मेशन होने से क्या होगा ना कि आप ज्यादा प्रॉपर अच्छी तरीके से इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाओगे। बट फिर भी आपको डीआरएचपी जो है, डीआरएचपी में अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो डीआरएचपी को कैसे पढ़ना है वो हम बाद में देखेंगे। अभी नीचे आते हैं एनुअल रिपोर्ट पे, एंड यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट पे अगर आप देखोगे इनका भी स्ट्रक्चर वही है, जर्नी क्या रही है एक्सेट्रा। फिर कॉर्पोरेट इंडेक्स वो हमने देखा, कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन शुरुआत में ही कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने लोग बैठे हैं और वो क्या है, उनका डेजिग्नेशन क्या है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3 है पूरे इसमें, और ये मैनेजमेंट एनालिसिस में हम कवर करेंगे, अच्छा इनका मतलब और इनको एनालाइज कैसे करना है, इंटरनल ऑडिटर्स कौन है एक्सेट्रा। फिर मैसेज, तो यहाँ पे देखिए कितना है चेयरमैन का मैसेज, आपका एक ही मैनेजिंग डायरेक्टर है यहाँ पे, यही फाउंडर है और यही सब कुछ संभालते हैं, अमित सेठ जी। तो यहाँ पे इनका इतना ही है लेटर बस, कि इस साल में क्या हुआ क्या नहीं। और इस कंपनी का कंपटीटर आईक्यू लाइटिंग है, राइट, वो जो कि डीआरएचपी से मैंने ढूंढा कि कैसे और कैसे ढूंढना है आपको अभी पता है, कंप्यूटर सर्च करना है और आपको मिल जाएगा। फिर बोर्ड्स का रिपोर्ट है सीधे, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। तो ऐसे एनुअल रिपोर्ट पढ़ने में आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी, राइट, बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। और बोर्ड्स रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी क्या होता है ना, अभी यहाँ से इस एग्जांपल से समझ लेते हैं जल्दी से कि बोर्ड्स रिपोर्ट में, इसको डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी बोलते हैं। डायरेक्टर्स रिपोर्ट का ये काम होता है कि इस साल का परफॉर्मेंस क्या था, फाइनेंशियल हाइलाइट्स, राइट, और इसमें आपको स्टोरीज नहीं दिखेगी, इसमें फैक्ट्स ही दिखेगा, इसलिए ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये आपका जो है पार्ट, ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स का पार्ट होता है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स का। तो ये जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स होते हैं ना, ये जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स है, इसमें स्टोरीबाजी नहीं होती, कहानियां नहीं होती, सिर्फ फैक्ट्स होते हैं। इसलिए इस सेक्शन को भी हमें बोर्ड्स रिपोर्ट और मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, एमडी&ए, ये दो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। और अभी फोकस लाइटिंग एक, अभी ये कंपनी को हमने ओपन किया है तो इसका देख लेते हैं जल्दी से। फाइनेंशियल हाइलाइट्स क्या रहे हैं, वही चीज हम तो इतना पढ़ ही सकते हैं। फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फिर इस साल क्या क्या कंपनी अफेयर्स थे, स्टेट ऑफ द कंपनी अफेयर्स क्या है। तो न्यू टेक्नोलॉजी इन्होंने कुछ इनोवेट किया है या लाया है अपने लाइटिंग्स में, एलईडी लाइट्स एंड पिक्चर्स में, कुछ ये ग्राउंड ब्रेकिंग आउटडोर टेक्नोलॉजी में यहाँ पे शामिल हो रहा है। द कंपनी टेक्स इमेंस प्राइड इन इंट्रोड्यूसिंग ऑप्टिकल रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी ऑन 7 दिसंबर एंड एक्सेट्रा। तो कुछ टेक्नोलॉजी इसके ऊपर काम करे जो कि ट्रांसफॉर्म करेगा एंटायर लैंडस्केप ऑफ आउटडोर लाइटिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे इन्होंने ऑर्डर बैग का भी इन्फॉर्मेशन दिया है कि कितना ऑर्डर जीता है इन्होंने। 7 करोड़ 50 लाख का कुछ ऑर्डर मिला था इनको, कहाँ से, फ्रॉम नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, एयरपोर्ट के यहाँ पे लाइटिंग एंड फिक्चर्स को सप्लाई करने के लिए इनको यहाँ पे ऑर्डर मिला है। सो ऑर्डर्स का इन्फॉर्मेशन है, क्रिटिकल है। शेयर कैपिटल, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है क्या आपका। यहाँ पे देखो स्टॉक स्प्लिट हुआ है, तो स्टॉक स्प्लिट का इन्फॉर्मेशन दिया है कि 10 रुपए का जो फेस वैल्यू था वो 2 रुपए का फेस वैल्यू बचा है सिर्फ। मतलब वही कि आपके पास एक शेयर है तो वो 5 शेयर हो गए, एक शेयर के टुकड़े किए उन्होंने 5 शेयर में, तो स्टॉक स्प्लिट हुआ है, उसका इन्फॉर्मेशन है। कैपिटल स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट आपको लोन्स एंड बोरोइंग्स, डेट और इक्विटी में क्या बदलाव हो रहे हैं वो भी बता देते हैं। फिर कुछ लोन्स लिए हैं क्या साल में, वो भी यहाँ पे मिलेगा। डिविडेंड कितना दिया है, 0.50 रुपीज का दिया है। फिर ईसॉप्स मतलब एम्प्लॉय स्वेट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स होते हैं। बेसिकली स्वेट इक्विटी भी इसको बोला जाता है, क्योंकि आपकी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ना, उनको रिवॉर्ड करना होता है थ्रू शेयर्स। उनको पैसा के अलावा भी और रिवॉर्ड्स होते हैं कि आप शेयर्स देते हो अपने कंपनी के, ताकि एम्प्लॉयज अच्छे से काम करें, उनका भी ऑब्जेक्टिव जो है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन हो, राइट। तो एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड करने के लिए, खुश करने के लिए उन्हें भी शेयर्स दिए जाते हैं, डिस्काउंट पे दिए जाते हैं। ये स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स है, राइट। हमें जिस भाव पे मिलते हैं मार्केट में उस भाव पे नहीं दिए जाते एम्प्लॉयज को, डिस्काउंट पे दिए जाते हैं। फिर बोरोइंग्स, यहाँ पे बोरोइंग्स है, कितना है बोरोइंग्स, 99 लाख। तो समझ में आ रहा है ना, मतलब बोर्ड्स रिपोर्ट इज वेरी क्रिटिकल, जो कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर आता है। एंड यहाँ पे आपको क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है, नो स्टोरीज ओनली फैक्ट्स। इसलिए हमें इन सभी रिपोर्ट्स को पढ़ना चाहिए लाइन बाय लाइन कि क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे इनका मैनेजिंग डायरेक्टर कैटेगरी क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी होती है। जैसे कंपोजिशन में कुछ चेंज हुआ है क्या, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आएगा चीज कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन क्या है, राइट। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में सेशन 1 में डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी।
फिर कमिटीज ऑफ द बोर्ड का इन्फॉर्मेशन है कि कमिटीज कौन से एनेक्चर में दे रखा है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट का जो एनेक्चर होता है, एनेक्चर मतलब समराइज वर्जन, जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है उसके एनेक्चर्स होते हैं। तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट के एनेक्चर्स हमें पढ़ना है हमेशा, राइट। यहाँ पे इसका ही एनेक्चर ई मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस दे रखा है। तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को तो पढ़ना ही पढ़ना है अच्छे से, राइट। इसमें ये भी बताते हैं कि कौन से मटेरियल ऑर्डर्स पास हुए हैं क्या कोर्ट्स के द्वारा, जिससे गोइंग कंसर्न के ऊपर इंपैक्ट हो, कंपनी की फ्यूचर ऑपरेशंस क्या बंद हो सकते हैं क्या, कुछ भी क्रिटिकल ऑर्डर्स यहाँ पे पास हुए हैं क्या। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे आपको दिखाई देती है। यही होता है रिसर्च, राइट। मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ कि रिसर्च एक एक्सटेंसिव प्रोसेस है। यहाँ पे कोई ट्रिक शॉर्टकट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाओ ये चलाओ, आप किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको कितना बताएगा, इट विल नॉट टेल यू दिस। यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, एंड आई एम टेलिंग यू द रियलिटी। तो यहाँ पे हम आते हैं वापस सोना BLW के एनुअल रिपोर्ट के ऊपर, और यहाँ पे हमने कवर कर लिया है पहला वाला सेक्शन जो कि है कॉर्पोरेट ओवरव्यू का, जिसमें से सीईओ का लेटर और जो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट है, की मैनेजर पर्सन का मैसेज लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्रिटिकल डाटा उठाना है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी इंपॉर्टेंट था, और हाइलाइट्स जो भी है वो देखने हैं, राइट। ESG अभी तो फोकस मत करो, पहले क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन पे फोकस करो। अभी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स अभी दिया था एग्जांपल फोकस लाइटिंग का, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस पे क्लिक करते हैं। तो पहला तो मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस सबसे क्रिटिकल, इस पे डबल स्टार मार्क कर दो कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको ना इंडस्ट्री का ओवरव्यू, राइट, फिर इकोनॉमी का भी ओवरव्यू, बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्या शेयर है, डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू, सब कुछ, मतलब ये भंडार है इन्फॉर्मेशन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें स्वाट, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स क्या है बिजनेस की, ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, कभी कभार नहीं होता है, तो फिर आप कंपटीटर्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, और ये इंफॉर्मेशन आपको DRHP में भी मिल जाएगी, जो थ्रेट्स है, जो रिस्क फैक्टर्स है, वहां से हम ले सकते हैं। तो अभी जल्दी से मैं कुछ सब हेडलाइंस के इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री का ओवरव्यू दिया है, राइट। इंडस्ट्री का कौन सा इंडस्ट्री है ये, अगर ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चर है तो ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आ रही है, और ये सप्लायर है OEMs को। तो यहाँ पे करंट ईयर इंडस्ट्री का क्या चल रहा है, कौन सी पर्टिकुलर सेगमेंट है जो हाई ग्रोइंग है, वो सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिया है इंफॉर्मेशन अबाउट इन इंडिया द पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री क्या हुआ है, क्रॉस्ड 4 मिलियन मार्क एंड रजिस्टर्ड हाईएस्ट एवर ईयरली सेल्स। तो पैसेंजर व्हीकल्स ऑल टाइम हाई सेल्स पे चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सप्लाई चेन में शॉर्टेजेस हो रहे हैं, स्पेशली इन सेमीकंडक्टर्स। 2021-2022 का बात चल रहा है यहाँ पे, सब्सटेंशियली हायर पीवी सेल्स इन करंट 23 डिस्पाइट वेरियस इंडस्ट्री स्पेसिफिक चैलेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे चैलेंजेस होने के बावजूद भी पीवी इंडस्ट्री, जो पैसेंजर व्हीकल का इंडस्ट्री है, वो ग्रो कर रहा है। तो आपको एक सब सेगमेंट समझ में आया इंडस्ट्री में, जो कि है पैसेंजर व्हीकल के बारे में बात चल रही है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर अभी नहीं हुआ है अभी तक। उसके अंदर फिर ग्लोबल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन रिमेन स्ट्रॉन्ग, बेनिफिटिंग फ्रॉम नॉर्मलाइजिंग सप्लाई चेन्स एंड इंक्रीजिंग एफोर्डेबिलिटी ऑफ बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो फिर कंपनी का ओवरव्यू, राइट, इंडस्ट्री के बारे में हो गया इन्फॉर्मेशन। उसके बाद कंपनी क्या करती है, यहाँ से आपको फैक्ट्स ही मिलेंगे, तो इसलिए मैं सीधे MD एंड A पे आ जाता हूँ कभी कभार, कि सीधे MD एंड A पढ़ो, क्योंकि कंपनी के जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से भी मिल जाएगी। यहाँ पे FAME2 के बारे में भी बात हो रही है, राइट। तो सीधे आप इस पे भी आ सकते हो, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट से भी शुरू कर सकते हो, अगर आपने वेबसाइट एंड DRHP पे वो रिस्क फैक्टर्स अगर पढ़ लिया ना, सो यू कैन डायरेक्टली कम हियर एंड रीड दिस आउट। फिर यहाँ पे क्या है, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1995 जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर इन्होंने यहाँ पे एक्वायर्ड मेजॉरिटी स्टेक बाय किया है। मेजॉरिटी स्टेक का मतलब होता है कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। यहाँ पे इन्होंने बाय किया है, 51% से ज्यादा एक्वायर किया है नोवेलिक को, नोवेलिक का स्टेक, एंड एडेड कैपेबिलिटीज इन सेंसर्स एंड सॉफ्टवेयर। तो सेंसर्स एंड सॉफ्टवेयर बिजनेस वर्टिकल में एंटर कर चुके हैं थ्रू दिस एक्विजिशन। तो इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, गुरुग्राम में है। इट इज द लीडिंग सप्लायर फॉर द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल ईवी मार्केट। लीडिंग सप्लायर बोल रहे हैं अपने आप को in its fastest growing global EV market, and with 29% of its product revenues being generated from the battery। कितना, 29% जनरेट होता है। ऑर्डर बुक का पोर्शन कितना था जो फ्यूचर में है, वो 79% है। इसका मतलब क्या है कि अभी फिलहाल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से 29% जनरेट हो रहा है, बट आगे जाके क्या ये नंबर बढ़ सकता है क्या, 30%, 40%, 50% ये बढ़ सकता है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू लिंक द थिंग्स। इट इज ऑल्सो ग्लोबल सप्लायर विथ 10 मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली फैसिलिटीज अक्रॉस इंडिया, US, दिस। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। अगर मैं हर चीज पढ़ूंगा तो फिर बहुत देर लग जाएगी। एंड इनोवेशन ड्रिवन कंपनी है, ऑब्वियसली इनोवेशन, इलेक्ट्रिकल, अगर ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है तो उसी में ही इंप्रूवमेंट करके ही, और ये कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। क्यों कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, आपको यहाँ पे कॉमन सेंस चलाना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपको बिजनेस मॉडल तो समझ में आ गया है, क्या बिजनेस मॉडल है भाई, B2B है ना। कस्टमर्स कौन है, कस्टमर्स ही बिजनेसेस है, जैसे कि मारुति सुजुकी, राइट। मारुति सुजुकी वाले जो कंपनीज होते हैं, दूसरे ऑटोमोबाइल कंपनीज होते हैं, उनको ये कंपोनेंट्स अपना सप्लाई करती है। फिर उसके बाद ये अभी और इनके अलावा भी ये ड्रोन्स वालों को ये कर रही है, रेलवेज को भी कैटर कर रही है, राइट। तो डाइवर्सिफाई कर रही है अपना कस्टमर जो ये
कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क जो होता है, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन जो रिस्क होता है, इसको ये कम करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू देयर डाइवर्सिफिकेशन। इन्होंने बोला था पहले ही स्लाइड पे कि दे आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम सोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू मोबिलिटी सॉल्यूशंस कंपनी, तो उसका मतलब यही था। तो आपको इस तरीके से लिंक करना है सभी चीजों को, और क्योंकि आपके पास लिमिटेड कस्टमर्स हैं, अभी जैसे सोना बीएलडब्ल्यू अगर एक ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, तो ऐसे यूनो मिंडा और बहुत सारे कंपनीज है जो कि मारुति, टाटा मोटर्स और इन आगे वाले जो गाड़ियां बनाती हैं एक्चुअली उनके लिए कंपोनेंट्स बनाती होंगी, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज है। इस कंपनी में क्या अलग है, इनका R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जो ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इनके प्रोडक्ट्स ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ना, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें इनका मार्केट शेयर है, इन्होंने बोला है 8.1% का डिफरेंशियल गियर्स एंड शॉर्टर मोटर्स में ग्लोबली मार्केट शेयर ये रखते हैं, ग्लोबल मार्केट शेयर रखते हैं, राइट। एंड लीडिंग सप्लायर है ग्लोबल OEMs को। यहाँ पे क्या बात हो रही है, यू कैन क्लियरली सी बाय पावर ट्रेन। अभी इनका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, ब्रेकअप बताया इन्होंने रेवेन्यू का। तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से इनका 29% आता है, राइट। एंड आइस पर भी अभी ये डिपेंडेंट है, 10% ही डिपेंडेंट है, 29% यहाँ से आ रहा है, हाइब्रिड व्हीकल से 24% आ रहा है, पावर सोर्स न्यूट्रल यहाँ पे। ये क्या चीज है, इसको और डिटेल में समझना है, साइडर फ्यूजन का मदद ले लो, राइट। तो इतना तो सिंपल समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट यहाँ पे बढ़ सकता है। फिर बाय ज्योग्राफिक प्रेजेंस क्या है, नॉर्थ अमेरिका से ज्यादा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनी का, राइट। फिर यूरोप से 28% आता है, 26% आता है, इंडिया से 28% आता है, राइट। यू कैन अंडरस्टैंड दैट कंपनी यहाँ पे एक्सपोर्ट्स करती है मेनली, एंड वहां से बाहर से भी रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है यहाँ पे। एंड इनका जो अगर नॉर्थ अमेरिका में इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाता है देन देयर विल बी अ रिस्क फॉर दिस कंपनी, जो कि इन्होंने मेंशन भी किया था। बाय व्हीकल सेगमेंट, कौन से व्हीकल से ज्यादा रेवेन्यू आता है इनका, पैसेंजर व्हीकल से 70% आता है, कमर्शियल व्हीकल मतलब पैसेंजर व्हीकल जो ग्रोइंग सेगमेंट है वहां से इनका ज्यादा रेवेन्यू आता है, कमर्शियल व्हीकल 14% है, राइट। सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन से इनका अभी तो 1% ही है, अभी नोवेल को एक्वायर किया है ना, तो ये भी फ्यूचर में बढ़ सकता है। बाय प्रोडक्ट आप देख सकते हो, डिफरेंशियल असेंबलीज इनका मेन प्रोडक्ट है, जिससे कितना रेवेन्यू आता है, 24% आता है। तो कौन से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, और इसके बेसिस पर भी आप पीयर्स को कंपेयर कर सकते हो। कैसे, अभी आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि डिफरेंशियल असेंबलीज, माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर्स, डिफरेंशियल गियर्स, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के। अगर मुझे और पीयर्स जानने हैं जो इसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मैं सिंपली डिफरेंशियल असेंबली यहाँ पे टाइप कर दूंगा। तो ऐसे में डिफरेंशियल असेंबलीज सर्च करूंगा यहाँ पे, सिंपली सर्च करने के बाद एग्जैक्ट फ्रेज कर देना है, तो जो भी कंपनी इस प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चर करती है वो भी आ जाएंगे। जैसे कि हाईटेक केयर भी यहाँ पे असेंबलीज की बात कर रहा है, बट कौन सा असेंबली, यहाँ पे डिफरेंशियल असेंबलीज में सोना बीएलडब्ल्यू तो है, इसके अलावा कौन से कंपनीज है, तो हाईटेक गेयर्स है, और कौन से कंपनीज है, तो ज्यादा कंपनीज नहीं नजर आ रही। डिफरेंशियल असेंबली के बारे में हाईटेक गेयर्स भी बात कर रहा है, तो मैं फिर हाईटेक गेयर्स को भी समझूंगा कि ये कंपनी कैसे रिलेटेड है इस इंडस्ट्री में, क्या करती है, राइट। तो आपको एक समझ में आ गया ना कि किस तरह से आप एक्चुअल एग्जैक्ट पीयर्स को देख सकते हो, कैसे कंपेयर कर सकते हो, राइट। तो कंपटीटर्स को आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन एक्चुअल कंपटीटर है और वो लोग क्या कर रहे हैं इस कंपनी के अलावा। तो इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारे सेगमेंट्स इन्होंने बता रखे हैं, ग्लोबल मार्केट सिग्निफिकेंस, वही सारी चीजें रिपीट हो रही है, और बिजनेस परफॉर्मेंस क्या रहा है, सब कुछ लाइन बाय लाइन पढ़ना है आपको। नीचे आऊंगा मैं सीधे टेक्नोलॉजी में, यहाँ पे देखिए की मैट्रिक्स दे रखे हैं। अभी ये होते हैं, यहाँ पे एमडीआईए में आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मिलते हैं, हमेशा ये नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ईवी प्रोग्राम्स कितने इन्होंने जीते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ग्रोथ कितना हो रहा है किस पर्टिकुलर सेगमेंट में, रेवेन्यू तो पता है, एबिटा पता है, नेट प्रॉफिट पता है, नेट ऑर्डर बुक में इतना ग्रोथ हो रहा है, राइट, कितना सा कितना जंप हुआ, फिर बैटरी इलेक्ट्रिकल रेवेन्यू का कितना शेयर है। तो यहाँ पे 885 करोड़ का अभी शेयर है, 205 करोड़ का था 3 साल पहले, अभी 885 करोड़ का, और ग्रोथ 4.3 टाइम्स का हो रहा है। नंबर ऑफ ईवी प्रोग्राम्स, सारी चीज, फिर ग्लोबल मार्केट शेयर, तो एक ही जगह पे आपको सारा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मिल गया, राइट। दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, केपीआईज आपको ट्रैक करने हैं हमेशा। फिर अपॉर्चुनिटीज के बारे में इन्होंने बात की है, क्या अपॉर्चुनिटी है, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री पर्सनलाइज्ड, इनका फॉर्मूला है एपिक, जो कि है इलेक्ट्रिक पर्सनलाइज्ड इंटेलिजेंट और कनेक्टेड, उसके बारे में इन्होंने बात किया है कि किस तरीके से ये इस फॉर्मूला से काम कर रहा है। फिर 3 ईयर जर्नी सिंस आईपीओ, फिर आगे जाओगे आप तो वोलेटिलिटी इन की रॉ मटेरियल्स, तो ये रिस्क है, यहाँ से आपको रिस्क फैक्टर्स भी समझ में आ गए। यहाँ पे देखिए थ्रेट्स, कंसर्न्स एंड रिस्क, तो यहाँ पे ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। आप बहुत सारे लोग रिस्क के ऊपर काम ही नहीं करते। बिजनेस के रिस्क फैक्टर्स कैसे देखने, वो तो शुरुआत में ही देखा, यहाँ पर भी आप एक बार जरूर नजर डाल लेना, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो ये सब कुछ आपको मैनुअली रीड करना है, राइट। आप यहाँ पे एआई को इस पर्टिकुलर पार्ट को ये ऐसा नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, फाइनेंशियल ओवरव्यू। अभी फाइनेंशियल एनालिसिस जब हम करते हैं, स्टेटमेंट एनालिसिस, तब आपको रीजंस नहीं पता होता कि रेवेन्यू किस कारण बढ़ रहा है, बट यहाँ पे एमडी एंड ए सेक्शन में ये बता देते हैं
कि जो रेवेन्यू मेरा बड़ा है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 19% का ईयर ऑन ईयर चेंज जो आया है वो किस कारण आया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैज ग्रोन बाय 19%. Why? Because the battery electrical revenue registered a growth of 32%. तो बैटरी इलेक्ट्रिकल रेवेन्यू का जो सेगमेंट है वो 32% से बढ़ा है और जो नॉन बीईवी जो बाकी का सेगमेंट है वो 15% से ग्रो हुआ है. तो बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो है सेगमेंट वो फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, उसके कारण यहाँ पे ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है. एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर में कौन से पार्ट, कौन से रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए वो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप भी दिया है इन्होंने, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट वगैरह, ये हमें पता है सब कुछ. बट मटेरियल कॉस्ट में कौन से कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड प्राइमरली इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स. तो रॉ मटेरियल्स कौन से चाहिए वो भी इन्फॉर्मेशन है. स्पेशल स्टील, अलॉय बार्स, आयरन स्टील ब्लैंक्स. अगर कभी भी इनका अगर प्राइस एकदम से शूट अप हो जाता है, स्टील प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, देन माइट बी दिस कंपनी विल बी इंपैक्टेड. बट इनका कुछ मैकेनिज्म है कि अगर जो कमोडिटीज, जो रॉ मटेरियल्स इनको चाहिए होते हैं, अगर उनका प्राइस बढ़ जाता है आगे जाके, तो ये उस हिसाब से अग्रीमेंट में भी वो चेंजेस आ जाएंगे. मतलब ये पास ऑन कर सकते हैं. They can pass on the raw material price hikes onto the consumers. और क्या क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने? एक्सेप्शनल आइटम, टैक्स एक्सपेंस और ये सब कुछ, राइट. की फाइनेंशियल रेशियोज और रेशियो एनालिसिस तो नोट्स टू अकाउंट में जाके ही करेंगे आप. कंट्रोल F दबाएंगे और रेशियो डालेंगे और जो नीचे ये आएगा आपका रेशियो एनालिसिस में, यहाँ पे मैं जस्ट नीचे चला जाता हूँ आपके फिर से, क्योंकि रेशियो एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है. तो सबसे लास्ट में आपको दिखाई देगा, देखिए रेशियो एनालिसिस यहाँ पे 51 नोट. तो यहाँ पे पूरा रेशियो का एनालिसिस हमने किया हुआ है सेशन 3 के इसमें, जहाँ पे मैंने बताया था आपको कि किस तरह से रेशियो एनालिसिस करते हैं. फिर से ऊपर आते हैं हम एमडीएन के सेक्शन के ऊपर. फिर यहाँ पे ऊपर ही आउटलुक भी दिया हुआ है. आउटलुक इंपॉर्टेंट होता है जिससे आपको फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में पता चलती है कि कंपनी में आगे मतलब क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटेजीज है, वो सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएंगी. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रोथ रेट्स के फोरकास्ट भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे फोरकास्ट ग्लोबल लाइट व्हीकल सेल्स का ब्रॉडर एक फोरकास्ट दिया है 2.8% ग्रोथ का. बट और इंपॉर्टेंट आपको मिल जाते हैं स्ट्रेटेजीज की इंफॉर्मेशन कि कैसे ये फ्यूचर में क्या आउटलुक रह सकता है, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लाइन बाय लाइन पढ़ना है. एंड फाइनेंशियल्स को भी तो हमने देख ही लिया. फिर क्या नहीं पढ़ना है, मतलब क्या हम ऐसे छोड़ सकते हैं या ऊपर ऊपर से देखना है सिर्फ, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप, सोशल इम्पैक्ट, सी जो ये होता है ना आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR और ESG रिलेटेड थिंग्स, उस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ. अगर समय हो तो आपको वहां पे भी थोड़ा सा देखना चाहिए क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो भी आप देख सकते हो. तो गवर्नमेंट एक्सेलेंस तो इनको मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, राइट. यहाँ पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ. फिर अभी हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर. MD&A हो गया, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का पार्ट. सेकंड है बोर्ड्स रिपोर्ट. बोर्ड्स रिपोर्ट वही चीज हमने देखा था पहले, फाइनेंशियल हाइलाइट्स बताते हैं साल भर में क्या हुआ, कितना डिविडेंड दिया, परफॉर्मेंस कैसा था कंपनी का, इंडस्ट्री में क्या हुआ. यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको फिर से. ये FAME2 क्या है, अगर आपको और अच्छे से जानना है, कुछ भी नहीं, आपको तो पता ही है ना क्या करना है, रिसर्च क्या होता है, सिंपली गूगल पर काम करना है आपको और कुछ भी नहीं. FAME2 सब्सिडरी क्या है तो आप देख सकते हो. मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अंदर आता है ये, राइट. टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को पुश करने के लिए कितनी गाड़ियां बेच रहे हो, 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट में बेचा जा रहा है थ्रू द कंपनीज, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा. ये पॉलिसी है, राइट. तो ये कुछ है. अगर इसमें अनसर्टेनिटी आती है तो वो रिस्क है, वो सारी चीजें इन्होंने बता रखी है यहाँ पे पूरा. फिर नीचे आएंगे, बोर्ड्स रिपोर्ट को तो अच्छे से पढ़ना है आपको, राइट. ऑर्डर बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन, हमें ऑर्डर बुक तो पता है, अभी तक बहुत बार हमने सुना है वर्ड. फिर नोवेलिक के बारे में बात हो रही है, न्यू बिजनेस वर्टिकल एक्सेट्रा, तो बहुत अच्छे से चीजें आपको मिल जाती है. फिर से ESG के ऊपर बातें हो रही है तो मैं इसको ऊपर से ही पढ़ूंगा. फिर कौन सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक्विजिशंस क्या क्या चल रही है, तो एक्विजिशंस, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट, कुछ भी अगर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, एक्विजिशंस जो कि एक बिजनेस को ग्रोथ ट्रैक में लेके जा सकती है, फास्ट ग्रोथ ट्रैक पे लेके जा सकती है, वो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. फिर वही सारी चीज, एनेक्चर्स और एक्विजिशन ऑफ 54% स्टेक, इसका तो नोवेलिक का भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, ये पढ़ लो पूरा. तो नोवेलिक का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गया इस पैराग्राफ में. फिर और क्या है, सब्सिडीज एंड एसोसिएट्स. तो सब्सिडीज एंड एसोसिएट्स का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है कि कौन से सब्सिडियरीज है कंपनी के. अगर हम नीचे जाएंगे तो हमें मिल जाएगा पूरा फॉर्म AOC होता है एनुअल रिपोर्ट में, जो कि सब्सिडियरीज का इन्फॉर्मेशन देता है, मैं बताऊंगा अभी आपको. फिर नीचे आएंगे डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये तो सब कुछ हमने देखे ऑलरेडी, फोकस सेटिंग का एग्जांपल से. चेंज इन नेचर ऑफ द बिजनेस, अगर यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कुछ चेंज हुआ है बिजनेस नेचर में ही, तो वो भी यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ता है. तो इससे आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता लगती है कि आपका कंपनी का बिजनेस नेचर ही चेंज हुआ है क्या. तो वैसा कुछ बात नहीं है अभी सोना BLW में. फिर चेंज शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बदला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाऊंगा मैनेजमेंट एनालिसिस में के चैप्टर में. डिटेल में करना है मुझे, आपको सारी चीजें अच्छे से बतानी है. तो अभी तो एनुअल रिपोर्ट में इतना ही चीज आपको देखना है. फिर नीचे आऊंगा मैं एंड सक्सेशन प्लानिंग के बारे में डिस्कशन हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा मैनेजमेंट में. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
ठीक है, किस तरीके से कौन आगे चलाएगा बिजनेस को, एंड सक्सेशन प्लानिंग क्या है वो सब कुछ यहाँ पे भी बताया हुआ है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये सब कुछ मैनेजमेंट एनालिसिस का पार्ट है, ये बाद में हम करेंगे। नाउ नंबर ऑफ मीटिंग्स कितने हैं, डाउनस्ट्रीम ऑडिटर्स एंड ऑडिट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट पढ़ना बाकी है, वो अभी हम पढ़ेंगे। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, ये अच्छे से मैनेजमेंट एनालिसिस में हम कवर करेंगे कि इसमें क्या चीजें कवर होती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब तो हम सभी लोगों को पता है, ये वो लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कि मैनेजमेंट के ऊपर नजर रखते हैं कि कितना अच्छा गवर्नेंस है, क्या मैनेजमेंट यहाँ पे चोरी कर रहा है क्या, शेयर होल्डर्स के पैसों के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है क्या, वो सारी चीजें आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के को एनालाइज करके समझ में आएंगी कि कितना अच्छा गवर्नेंस है, राइट, कितना अच्छा मॉनिटरिंग हो रही है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स कितने अच्छे बने हुए हैं। इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट पे आते हैं जल्दी से नीचे, यहाँ पे देखिए आपको शेयर होल्डर का भी सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वो सारे टॉप 10 शेयर होल्डर्स जो कि 5% से ज्यादा स्टेक होल्ड करते हैं, या टॉप 10 शेयर होल्डर्स का लिस्ट इन्होंने दे रखा है। तो एरियस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कौन ओन करता है, वही कपूर फैमिली ये ओन करती है, वो मैंने देखा हुआ है। तो इनका एनालिसिस कैसे करना है वो देखेंगे बाद में। इन कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डिंग, सारा इन्फॉर्मेशन प्रोमोटर ग्रुप का कितना है सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। एंड प्लांट का लोकेशन कितना है, ये तो शुरुआत में भी हमने देखा था, यहाँ पे भी डिटेल में दे रखा है इन्होंने। नीचे आएंगे, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट जो होती है ना, जो कि नीचे आएगा अभी यहाँ पे, लेट मी जस्ट टेक यू देयर। तो ये आ गया मैं बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिपोर्ट पे, राइट। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट में ना आपको दो चार चीजें जो हमेशा देखनी है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बिजनेस का मेन जो क्रक्स है ना, वो उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है तुरंत। जैसे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन एक्टिविटी, मेन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी, यहाँ पे मिल गया। क्या करती है, मोटर व्हीकल्स, ट्रेलर्स, सेमी ट्रेलर्स एंड अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ये बहुत ही पुराना इन्फॉर्मेशन है, इट सिम्स। परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ऑफ द एंटिटी 96% यहाँ पे कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चर करके आता है। कौन से प्रोडक्ट्स है, डिफरेंशियल गियर्स से, यहाँ डिफरेंशियल गेस यहाँ पे 30% कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू को। तो पूरा रेवेन्यू मिक्स यहाँ पे भी मिल गया आपको, और मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में भी मिल जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है। फिर कौन से लोकेशंस में इनका प्रेजेंस है, नेशनल में, नेशनल इंडिया के अंदर यहाँ पे 6 प्लांट्स है टोटल, और 5 ऑफिसेस है, एंड इंटरनेशनल प्लांट्स टोटल 3 है। फिर यहाँ पे मार्केट सर्व्ड बाय द एंटिटी, कौन से मार्केट्स को ये कैटर करती है। तो पैन इंडिया प्रेजेंस है इनका, डोमेस्टिक तो पूरा प्रेजेंस है ही, उसके साथ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में भी प्रेजेंस है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन नंबर भी मिल गया, 59% है, राइट। एंड अ ब्रीफ ऑन टाइप्स ऑफ कस्टमर, कौन से टाइप ऑफ कस्टमर है। तो सोना कॉम्सा इज प्रीडोमिनेटली इन B2B बिजनेस एंड आवर प्रोडक्ट्स आर क्रिटिकल फॉर ऑटोमोटिव OEMs, इन्होंने खुद से ही बता दिया। तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल गई, राइट, डायरेक्ट कंपनी के बारे में। तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट में भी दो चार चीजें हैं जो कि कवर हो जाती है। फिर परमानेंट एम्प्लॉयज, कितने एम्प्लॉयज हैं ये भी हमें पता था कितना है और कितना इंक्रीज हो रहा है। एक चीज बता देता हूँ, एक टूल है सिंपल वॉल स्ट्रीट कह के। अगर आपको कभी भी देखना है कि एम्प्लॉयज का ट्रेंड कैसा है ना, तो इस पर्टिकुलर टूल पे आ जाना, सिंपल वॉल स्ट्रीट। ये लोग भी एनुअल रिपोर्ट से ही फिगर उठाते हैं, बट समय बच जाता है हमारा। तो सिंपल वॉल स्ट्रीट पर आने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा इंटरफेस। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, यहाँ पे ईमेल एड्रेस वगैरह डाल दो। तो यहाँ पे मैं आ गया सीधे अंदर। तो सिंपल वॉल स्ट्रीट में ये स्टॉक का नाम डालना है आपको, सोना, BLW, प्रिसीजन फोर्जिंग्स, जो भी कंपनी आपकी, और ओनरशिप या अदर इन्फॉर्मेशन। ये जो अदर इन्फॉर्मेशन है ना, लास्ट वाला सेक्शन, इसमें इंटरेस्टेड हो मैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज मुझे बहुत पसंद आई कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का ट्रेंड वगैरह आपको समझ में आता है, और ऊपर भी काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन है वैसे, बट दिस इज समथिंग दैट आई लुक फॉर, कि एम्प्लॉयज कितने हैं और ट्रेंड कैसा है इनका। तो फिर से वापस आते हैं हमारे एनुअल रिपोर्ट के ऊपर जल्दी से, और हमें अभी और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर करना है, जो कि है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। देखिए यहाँ पे सब्सिडीज का भी इन्फॉर्मेशन है, मैंने बताया था ना, सब्सिडीज एसोसिएट, तो ये भी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर ही आया है यहाँ पे 100%। और अभी रिसेंटली नोवेलिक को भी एक्वायर किया है, और उसकी भी रिलेटेड सब्सिडीज आ चुके हैं कंपनी के अंदर। तो दिस मेनी सब्सिडीज आर देयर।
अभी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट को एनालाइज करने से पहले ये सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट और इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट के बीच का अंतर क्या है वो समझ में आना चाहिए, डिफरेंस क्या है। सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट जो है इनका काम होता है, पहले तो ये इंटरनल यहाँ पे एम्प्लॉइज होते हैं मोस्टली, और सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट का काम होता है यहाँ पे कि जो कंपनीज एक्ट के अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस है, लॉज जो है, उनको कंपनी फॉलो करे या नहीं, बस वो चेक करना है, जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अंदर एनेक्स्चर में कवर होता है ये चीज, राइट। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे या नहीं उसके ऊपर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक्यूरेसी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गोलमाल हो रहा है उसके बारे में ये कमेंट नहीं करते। तो यहाँ पे भी आपको एक बार बस ओपिनियन को पढ़ लेना है लास्ट में, जो कि यहाँ पे होता है हमेशा। जैसे कि यहाँ से ये लेटर शुरू हुआ, राइट, रिपोर्ट, फिर यहाँ पे वी बिलीव दैट द ऑडिट एविडेंस वी हैव ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट। तो नीचे आऊंगा मैं यहाँ पे जरा सा, एंड कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है। आई विल नॉट रीड दैट, आई विल जस्ट गो टू द लास्ट थिंग। वी फर्दर रिपोर्ट दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना उसको मैं पढ़ूंगा एक बार, कि यहाँ पे मिस्टर गणेश मानी इज सीज टू होल्ड ऑफिस एज नॉन एग्जीक्यूटिव। तो इन्होंने यहाँ पे आई थिंक रिटायर किया है, यस। तो वो एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको। कंपोजिशन के बारे में भी आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन, की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन एंड क्या चेंजेस हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। एंड देन स्टैट्यूटरी ऑडिटर कमेटी का कुछ इन्फॉर्मेशन है। आई विल जस्ट गो हियर ऊपर, और ओपिनियन जो है वो पढ़ना है। वी फर्दर रिपोर्ट दैट इन आवर ओपिनियन द कंपनी हैज इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स है एडिक्वेट सिस्टम्स है, प्रोसेसेस भी सारी जगह में सब कुछ ठीक है, राइट, देयर इज नो वायलेशन, कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक बार ओपिनियन पढ़ लेना है आपको बस, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है वैसे। एंड एनेक्स्चर्स जो भी है डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर, जो भी आपको दिखाई देते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अंदर, इनको पढ़ लेना, मतलब पूरा पढ़ना नहीं है, बट यू हैव टू सी कि कौन सा इन्फॉर्मेशन है उसमें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कुछ कुछ सब हेडलाइंस। तो अभी नीचे आऊंगा मैं, कंट्रोल एफ करूंगा एंड कंट्रोल एफ दबा के इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को आपको सबसे पहले ही पढ़ लेना है एनुअल रिपोर्ट में। जब भी आपको एनालाइज करना ऑडिट एनुअल रिपोर्ट, उसमें इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट पे पहले आओगे आप, एंड फिर देखोगे उनको ओपिनियन क्या है एंड की ऑडिट मैटर्स क्या है वो चेक करना है। अभी मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पे नीचे आऊंगा, हाँ यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है, बट ये स्टैंड अलोन के ऊपर है। स्टैंड अलोन का पूरा स्किप कर दो, क्योंकि स्टैंड अलोन मतलब सिर्फ पेरेंट कंपनी की इन्फॉर्मेशन है, पेरेंट कंपनी के ऊपर रिव्यू किया है उन्होंने। हमें पूरा कंपनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव कंपनी के ऊपर हमें व्यू फॉर्म करना है, राइट, देखना है। तो उसके लिए क्या करना है, कंसोलिडेटेड का जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है, नीचे आऊंगा मैं वापस से, एनेक्स्चर है ये, पर स्टैंडअलोन का ही है, तो मुझे कंसोलिडेटेड के ऊपर आना है, हाँ आ गया। सो दिस इज द कंसोलिडेटेड, तो वो स्किप करना है आपको स्टैंडअलोन का, और कंसोलिडेटेड के ऊपर आना है, क्योंकि आपको सब्सिडियरीज एंड एसोसिएट्स जो भी है कंपनीज की, उसके ऊपर का भी इंफॉर्मेशन दिखाई दे देगा। यहाँ पे ओपिनियन आ रहा है सिर्फ, अगर कभी भी यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन दिखाई दे, इट मीन्स क्या, क्वालिफाइड मतलब अच्छी चीज नहीं होती है। क्वालिफाइड मतलब कि कुछ ना कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आपने यहाँ पे वॉयलेट किया है, आप जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, उसका मतलब होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, ये स्टार्टिंग में पढ़ लेना हर चीज, क्योंकि क्या है ना, इससे आदत होती है, फिर बाद में आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कुछ नहीं, फॉर्मेट सेम ही रहता है। वी हैव ऑडिटेड दिस अकम्पलेंट स्टेटमेंट ओवर हियर। एनेक्स्चर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। एनेक्स्चर 1 में पूरा बेसिकली कंपनी यहाँ पे टैक्सेस पे कर रही है क्या, राइट, फिर डिफॉल्ट किया है क्या लोन्स के ऊपर कभी, तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है एनेक्स्चर 1 में। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको एनेक्स्चर 1 पे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सब कुछ दिया है, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इन्फॉर्मेशन, ओपिनियन वाले पार्ट पढ़ने हैं इन्होंने, कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है हमें अभी तो ये चीज अच्छी है। फिर उसके बाद यहाँ पे की ऑडिट मैटर्स जो है, की ऑडिट मैटर्स को अच्छे से पढ़ लेना है। इसको एनालाइज कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, साइडर फ्यूजन को खोलूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सिंपली लूंगा स्क्रीनशॉट एंड इसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। स्क्रीनशॉट अपलोड हो जाएगा, डिस्क्राइब पे जाना है सिंपली, एंड या आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो कि एक्सप्लेन दिस इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, राइट, फॉर नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड। तो आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करेगा एंड आपको कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी समझने में। आप इनफैक्ट कुछ अच्छे से कंसेप्ट्स भी समझ जाओगे कि गुडविल इम्पेयरमेंट क्या होता है, फिर इसका इम्पेयरमेंट और गुडविल ये सब कुछ हमने डिस्कस कर रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पर। आपको और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, देन दिस कैन हेल्प यू अगेन। तो ऐसे ही आपको स्क्रीनशॉट लेना है, अपलोड करना है एंड देखना है कि क्या बोल रहा है, ये क्रक्स समझना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। ओवरव्यू दे रहा है वो कि इम्पेयरमेंट यहाँ पे आया है क्यों, क्योंकि एक्विजिशन किया है बहुत ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनीज का, दूसरे कंपनीज को एक्वायर किया है यहाँ पे, राइट, कौन से कंपनीज को एक्वायर किया है यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है। तो उसके कारण गुडविल आया है, राइट, तो गुडविल की क्या वैल्यू है, इंपेयरमेंट की कैसा टेस्ट किया गया है। यहाँ पे जो होता है की ऑडिट मैटर्स, इसका मतलब ये होता है कि वो मैटर्स जो कि सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ऑडिटर को लगता है कि यहाँ पे अटेंशन देना चाहिए इन्वेस्टर्स को, क्योंकि यहाँ से मैनिपुलेशंस हो सकते हैं, देयर आर चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन, तो वो होते हैं की ऑडिट मैटर्स। इसलिए की ऑडिट मैटर्स को देखना चाहिए कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी के बारे में क्या बोल रही है। अगर
कुछ कंपनीज का एग्जांपल देता हूँ मैं जल्दी से आपको। एक कंपनी है, लेट्स गो हियर टू द ग्रीव नहीं, ग्रेविटा इंडिया। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड पर जाएंगे ना अगर हम, तो यहाँ पे कुछ दिन पहले देखो पेनल्टी का ही चल रहा है अनाउंसमेंट यहाँ पे, तो पेनल्टी चल रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर अगर एनुअल रिपोर्ट पे चले जाए हम जल्दी से, तो ये एक्सरसाइज करना पड़ेगा आपको बार बार। तो यहाँ पे हम चलते हैं सीधे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट पे। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के अंदर ही आता है ना, नहीं फाइनेंशियल्स के अंदर आता है पहला रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यस। तो देखिए यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन आया है, राइट। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर क्वालिफाइड ओपिनियन आया है, बट ये स्टैंडअलोन है, हमें कंसोलिडेटेड चाहिए। लेट्स गो डाउन। तो यहाँ पे मैं आ गया कंसोलिडेटेड के ऊपर, तो क्वालिफाइड ओपिनियन है। क्वालिफाइड ओपिनियन क्यों है, तो यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट का, यहाँ पे ऑडिटर को टोन देखिए, टोन कैसा है आपको समझ में आएगा। इन आवर ओपिनियन एंड बेस्ड फॉर इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, क्या कि देयर आर नो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड वगैरह वगैरह, एंड एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। मैटर्स जो क्वालिफाइड ओपिनियन में डिस्क्राइब किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, उसके अलावा सब कुछ ठीक है, बट ये ठीक नहीं है, राइट। ये मैटर ठीक नहीं है। कौन सा मैटर ठीक नहीं है, नोट 44 में इन्होंने बात किया है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के कारण। तो ईसॉप्स बेसिकली क्या हुआ है ना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, एक्सपेंस नहीं दिखाया है। एक्सपेंस मतलब कम दिखाया, इनकम ज्यादा दिखाया। तो उसी के बारे में ये बात करें कि किस तरीके से इन्होंने बेसिकली एसॉप्स को रियलाइज नहीं किया, जो कि इनको रियलाइज करना चाहिए, पीएनएल में खर्चा दिखाना चाहिए। और अगर ये खर्चा दिखाते तो इनका प्रॉफिट कितना होता, कितना कम होता, वो भी बताया है। नेट इनकम वुड हैव बीन लोअर बाय 20.67 करोड़। हो सकता है बिल्कुल कि आपको शुरुआत में ये समझ में ना आए, बट आपके पास वही मैं बोल रहा हूँ, आपको साइडर फ्यूजन पे जाना है, स्क्रीनशॉट लेना है सिंपली, एंड यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट। यहाँ पे सिंपली स्क्रीनशॉट लीजिए एंड यहाँ पे अपलोड कर दीजिए एंड एक्सप्लेन दिस इन सिंपल लैंग्वेज। बस सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको बेसिकली एआई टूल्स का इस्तेमाल करना है, नॉट फॉर समराइजिंग द थिंग्स बट रादर टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन मोर डेप्थ मैनर। और की ऑडिट मैटर्स में देखिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन के पॉलिसी में यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस है, मैनिपुलेशन हो सकता है, यहाँ पे वही बताया है। रिस्क क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी एक बहुत ही क्रिटिकल पॉलिसी होता है बेसिकली, कि आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे कर रहे हो। अगर आप सेल पहले के पहले ही रिकॉग्नाइज कर रहे हो, जल्दी आप दिखा रहे हो कि आपका सेल हुआ है, इसका मतलब है कि आप मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, एज सिंपल एज दैट। तो ये यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर, डाइवर्स टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट से कस्टमर्स के साथ। और यहाँ पे रेवेन्यू जो है, ये इंसेंटिव है यहाँ पे टू ओवरस्टेट द रेवेन्यू। there is a incentive for overstating the revenue over here and timing of revenue recognition। मतलब अगर रेवेन्यू रिकॉग्निशन जल्दी कर रहे हो आप, इसका मतलब है आप एग्रेसिव अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो, और एग्रेसिव अकाउंटिंग पॉलिसी इज द रेड फ्लैग। कोई भी कंपनी जैसे कि बाइजूस ने क्या किया, हाँ 3 साल का आपने सब्सक्रिप्शन बेचा है और आपने एक ही साल के अंदर सब कुछ उससे आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो होता है एग्रेसिव अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना। तो वही चीज है, ये भी आप समझ जाओगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना अच्छे से आप समझ जाओगे। और इन मैटर्स के लिए आपने क्या क्या एक्शन लिया, हाउ आवर ऑडिट एड्रेस द की ऑडिट मैटर, ये चीज है जिसमें गोलमाल हो सकता है, बट इस चीज को हमने कैसे ध्यान में रखा या इस चीज के ऊपर हमने कैसे काम किया, वो यहाँ पे आएगा। क्या क्या चीजें हमने चेक किए वगैरह, वो सब कुछ बताएंगे। तो यहाँ पे आते हैं हम हमारे मेन एग्जांपल के ऊपर, जो कि सोना बीएलडब्ल्यू का था। यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन की ऑडिट मैटर आपको समझ में आ गया ना, राइट। तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, और एनेक्स्चर्स पढ़ना भी। एनेक्स्चर्स के ऊपर जल्दी से डिस्कस करते हैं, और अदर मैटर्स के ऊपर। ये सेम चीज आप अपने कंपनी के ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो हियर की ऑडिट मैटर्स हमने पढ़ लिया, राइट। बिजनेस कॉम्बिनेशन को कैसे साइड ऑफ फ्यूजन की मदद से पढ़ना है। तो होल्डिंग कंपनी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मैं यहाँ पे सीधे क्या करूंगा, सीधे आपको, अगर आपके पास समय नहीं है ना, तो लास्ट में आपको जो करना है चीज, वो ये करना है कि आपको ओपिनियन पढ़ना है। और यहाँ पे हमेशा लास्ट वाला पॉइंट चेक करना है। ऑडिटर के नाम के बगल में एक ओपिनियन होता है, जहाँ पे वो बताते हैं कि हमारे हमारे मुताबिक कंपनी में कुछ भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है, गलतियां नहीं है, या कुछ भी फ्रॉड वाली चीजें हमें नहीं नजर आई। तो वो चीज आपको कंफर्म करनी है कि है, जैसे कि नथिंग हैज कम टू आवर नोटिस दैट हैज कॉज्ड अस टू बिलीव दैट द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस कंटेन एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, राइट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मतलब सिग्निफिकेंट, अगर मिसस्टेटमेंट है तो गड़बड़ है भैया, बट यहाँ पे नहीं है, वो एश्योरेंस ऑडिटर ने दिया है, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद ऑडिट ट्रेल के ऊपर भी बताना पड़ता है। ऑडिट ट्रेल एक सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली, जिसको टैंपर किया जा सकता है, कुछ टैंपर वगैरह किया है क्या, कुछ मैनिपुलेट किया है क्या उस सॉफ्टवेयर को, कुछ रेवेन्यू ऊपर नीचे दिखाने के लिए, तो वो भी, उसके ऊपर भी एक होता है ओपिनियन। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे भी बोला है कि वाज नॉट एनेबल्ड एट डेटाबेस लेवल, एंड कुछ भी यहाँ पे मतलब गलत नहीं हुआ है, एक बार ये पढ़ लेना, राइट। Further, during the course of our audit, we did not come across any instance of audit trail feature being tampered with in respect of the accounting software where such feature is enabled। तो कुछ यहाँ पे भी मैनिपुलेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या नहीं पढ़ना है वो बताता हूँ जल्दी से।
ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक सेक्शन होता है जो कि नहीं पढ़ना है, आपको ओपिनियन पढ़ना है। ओपिनियन में आप एंड में सीधे ओपिनियन पढ़ सकते हो, और ऊपर अगर क्वालिफाइड ओपिनियन हो तो उसका भी डिटेल सारा नीचे होता है ऑडिटर के नाम के। यहाँ पे एंड में एनेक्स्चर्स में सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अदर मैटर पढ़ना है। अदर मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से सब्सिडियरीज को इन्होंने ऑडिट नहीं किया है, वो भी बोलती है कि जैसे कि वी डिड नॉट ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 10 सब्सिडियरीज, उनका और कितने वैल्यू का ऑडिट नहीं किया है, कितने रेवेन्यूज थे या कितने एसेट्स थे, तो 399 करोड़ के एसेट्स को इन्होंने ऑडिट नहीं किया है। तो ये टोटल एसेट्स से कंपेयर करना पड़ता है। आपको मुश्किल लग रहा होगा, ये कुछ मुश्किल नहीं है। टोटल एसेट्स कंपनी के है अगर 50,000 करोड़ के एसेट्स है, 30,000 करोड़ के एसेट्स है, या 10-20,000 करोड़ के एसेट्स है, और उसमें से 399 करोड़ के एसेट्स नहीं चेक किए चलेगा। बट अगर 80% 90% एसेट्स जैसे कि ब्राइटकॉम ग्रुप में हुआ था कि सारे 16 सब्सिडियरीज है कंपनी के ब्राइटकॉम ग्रुप के, और टोटल 14 सब्सिडियरीज के चेक ही नहीं किए गए, और सब्सिडियरीज के एसेट्स को नहीं चेक किया गया, उनको ऑडिट ही नहीं किया गया, क्योंकि बेसिकली मैनेजमेंट ने उसके ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, राइट। तो उतना ऑडिट नहीं किया गया था, मेजॉरिटी ऑफ द सब्सिडीज फॉरेन में थे ना, राइट। तो अगर 80-90% ऑफ द एसेट्स ऑडिट नहीं हो रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो जो कि केस यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी, राइट। और ओपिनियन, यहाँ पे भी ओपिनियन का कुछ है, तो आपको यहाँ पे पढ़ना है। और जो नीचे यहाँ पे है एक सेक्शन एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 143, तो यहाँ पे भी ये जो ABCD वाले पॉइंट्स है इनको जरूर पढ़ लेना आप, कि यहाँ पे कुछ पेंडिंग लिटिगेशन है क्या है। तो नोट 40 में बताया गया है कौन से पेंडिंग लिटिगेशन है। इसका मतलब ही कंटिंजेंट लायबिलिटीज होता है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज के ऊपर चलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा। हमेशा ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम होता है, और कंटिंजेंट लायबिलिटीज को भी हमेशा चेक करना चाहिए। मतलब ही वो लायबिलिटीज कि वो आगे जाके आ सकते हैं, आगे वाले नुकसान, अनसर्टेन नुकसान। मतलब अगर कोर्ट में केस चल रहा हो किसी कंपनी का, राइट, और कंपनी अगर वो केस हार जाए तो कंपनी का नुकसान हो सकता है लेट्स से 2,000 करोड़ 5,000 करोड़ का, जबकि कंपनी प्रॉफिट ही कमाती है 800 करोड़ के आसपास है कुछ भी। तो सिग्निफिकेंट लॉस अगर फ्यूचर में हो सकता है, अनसर्टेनिटी है, तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटीज उसे ही कहते हैं। क्योंकि कुछ कंटिंजेंट लायबिलिटीज है क्या, कुछ फ्यूचर में नुकसान हो सकते हैं क्या बड़े बड़े, तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज के लिए प्रोविजंस क्या बने हैं वगैरह, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लेनी है। कंटिंजेंसीज के बारे में यहाँ पे बताया है, एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। इसका मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, देखिए कंटिंजेंट लायबिलिटीज नोट 39। तो ये कौन से कितने क्लेम्स है, तो बहुत ही नेग्लिजिबल यहाँ पे आपको दिखेगा कंटिंजेंट लायबिलिटीज, राइट। टोटल यहाँ पे कंटिंजेंट लायबिलिटीज अगर आप देखोगे तो 300 करोड़ का कुछ यहाँ पे कंटिंजेंट लायबिलिटी आई थिंक। तो एक चीज बताओ कि आपको इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा कंटिंजेंट लायबिलिटीज के लिए, क्योंकि गो इंडिया स्टॉक्स ये टूल है ना, इसको आप अगर यूज करते हो तो यहाँ पे आपको कंटिंजेंट लायबिलिटीज की भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बैलेंस शीट के अंदर ही वो दे देते हैं। जैसे कि टाटा मोटर्स लिमिटेड, अगर मैं सर्च करूँ टाटा मोटर्स का इन्फॉर्मेशन, ये भी आपका एक नॉर्मल फंडामेंटल एनालिसिस का ही टूल है, राइट। बट कुछ फिगर्स मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक में, मतलब थोड़ा गलत लगता है कैलकुलेशन वगैरह, बट अच्छा टूल है। यू कैन सी यार फाइनेंशियल्स में बैलेंस शीट पे आ जाता हूँ मैं। बैलेंस शीट पे आने के बाद नेट डेट का फिगर दे रखा है, एक मिनट में यहाँ पे डिटेल पे कर देता हूँ। डिटेल पे करने के बाद यहाँ पे देखिए कंटिंजेंट लायबिलिटीज भी बता रखा है, और ओवर टाइम कंटिंजेंट लायबिलिटीज पूरे कम हो चुके हैं, 21,000 से 6,000 ही है कंटिंजेंट लायबिलिटीज। सोना बीएलडब्ल्यू में कितना है वैसे ही चेक करना है, राइट। तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज के लिए कहाँ पे आना है, गो इंडिया स्टॉक्स, या आप खुद से एनुअल रिपोर्ट पे जाके भी चेक कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। फिर उसके बाद आते हैं फिर से एक बार हम इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट के ऊपर। तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट तो आपको समझ में आ गया कि आपको ओपिनियन चेक करना है एंड मेक श्योर करना है कि सारी चीजें ऑडिटर ने एश्योर देके अच्छा से बताया हो, कि कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, ये ओपिनियन होना चाहिए कि देयर इज नो प्रॉब्लम बेसिकली। फिर एनेक्सर 2, जो एनेक्सर 1 होता है उसमें सारे सब्सिडियरीज का इंफॉर्मेशन है फिर से एक बार, और एनेक्सर 2 होता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के बारे में, कि कंपनी का इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कैसा है, अच्छा या नहीं है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बेसिकली इसका मतलब होता है कि कंपनी की इंटरनल ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है, पॉलिसीज एडुकेट पॉलिसीज है क्या जगह में, क्या कंपनी यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी या सिस्टम रखा है क्या फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए। नहीं तो कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज अगर फ्रॉड कर रहे हैं, कितना अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हो फ्रॉड होने के लिए अपने बिजनेस के अंदर, वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बताता है। अगर वीक इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है, इसका मतलब है कि कंपनी के अंदर फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकते हैं, सिक्योरिटी चेक्स आपके बराबर नहीं है, there are no adequate policies that can help you to prevent frauds from happening in your organization। तो ये मतलब होता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का। यहाँ पे मीनिंग भी दे रखा है इन्होंने, what is the meaning of internal financial controls? It basically takes care about providing reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting, एंड जो भी सिक्योरिटी चेक्स है, कंप्लीटनेस है, एक्यूरेसी है ट्रांजैक्शंस के पीछे, उस एसेट्स का कंप्लीटनेस क्या है, तो सारा इंफॉर्मेशन आपको बेसिकली इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स बताता है कि ठीक से हुआ है या नहीं।
फिर इन आवर ओपिनियन, ओपिनियन वाला सेक्शन यहाँ पे सीधे पढ़ना है आपको एनेक्सर 2 के अंदर कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के बारे में ऑडिटर का क्या कहना है। तो यहाँ पे देखिए, इन आवर ओपिनियन what the company has covered what all material respects adequate internal financial controls with reference to financial statements and such controls were operating effectively as at 31st March 2024. It was operating effectively बोला है internal financial controls, एकदम ठीक है, राइट। और एक चीज बता देता हूँ कि ऑडिटर जो भी है ना, इंडिपेंडेंट ऑडिटर, तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर यहाँ पे अगर बोलता है कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब गारंटी नहीं है कि फ्रॉड होगा ही नहीं कंपनी में या फ्रॉड नहीं है कंपनी में। हो सकता है कि उससे छूट गया हो, कुछ चीज गलती हुई हो, राइट। तो वही है, ये गारंटी नहीं होता बट एक एश्योरेंस होता है कि हाँ बहुत हद तक यहाँ पे कंपनी ठीक हो सकती है। अभी जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ आपके सामने, ग्रेविटा का हमने एग्जांपल लिया था, राइट। अभी तो ग्रेविटा का अगर मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे देखिए इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर एनेक्स्चर में क्या कहा गया है कि होल्डिंग कंपनी का जो इंटरनल ये है, अ मटेरियल वीकनेस इज अ डिफिशियंसी यहाँ पे इन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल with reference to consolidated financial statements such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company is there or will not be prevented or detected on a timely basis। तो यहाँ पे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ऑपरेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए वर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, यहाँ पे कुछ भी अगर आपको ऐसा दिखाई दे, क्वालिफाइड ओपिनियन अगर है मतलब वो तो है ही खराब, बट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में भी यहाँ पे लिखा है कि रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नहीं किया है ढंग से इन्होंने, और यहाँ पे आपको कुछ भी इस तरह से स्टेटमेंट्स दिखाई देते हैं कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ऑपरेट नहीं कर रहे इफेक्टिवली, दैट इज अ प्रॉब्लम, एज सिंपल एज दैट। तो एनेक्सर्स पढ़ना है और ओपिनियन सीधे पढ़ना है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो बस इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में यही था, ये इंपॉर्टेंट था बहुत ही ज्यादा, राइट। तो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। नीचे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे एनालाइज करना है वो तो हो गया, राइट। एनुअल रिपोर्ट को आपको एनालाइज करना है, फिर आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है आपको, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए ये जो मैंने बताया था आपको सेशन 2 और सेशन 3, जो आपका 3 स्टेटमेंट एनालिसिस है जो कि यहाँ पे बताया हुआ है मैंने, और रेशियो एनालिसिस जो है वो आपको कंप्लीटली करना है फिर बाद में, राइट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैसे करना है वो ऑलरेडी कवर्ड है। एनुअल रिपोर्ट कैसे एनालाइज करना है, सभी पार्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, सीईओ का लेटर कैसे पढ़ना है, कैसे कंपेयर करना है, और मेरे प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बताया आपको, उसको और डिटेल में बाद में हम आगे वाले सेशंस में और कवर करेंगे अच्छे से। तो सारी चीजें कवर कर लिया है हमने। एक लास्ट चीज है जो वो है हमारा नोटिस टू एजीएम में ना एक चीज होती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्पेशल रेजोल्यूशंस। तो ये तो जंग कंपनीज का ये हो गया। एनुअल रिपोर्ट का स्ट्रक्चर हमने पूरा पढ़ लिया, ये सब कुछ कवर कर लिया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट तो मैनेजमेंट एनालिसिस में कवर होगा। स्पेशल रेजोल्यूशंस को एक बार आपको देख लेना है लास्टली, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हमने कर लिया है ऑलरेडी, नोट्स टू फाइनेंशियल भी हो गया है, स्पेशल रेजोल्यूशंस वी हैव टू कवर। तो स्पेशल रेजोल्यूशंस के लिए फिर से वही एनुअल रिपोर्ट पे आके सबसे लास्ट में चले जाओ, नोटिस दिखाई देगा आपको, राइट। इंडेक्स में ही समझ में आएगा कि जो एजीएम का पार्ट है, नोटिस जो है एनुअल जनरल मीटिंग जिसको बोलते हैं हम, साल में एक बार कंपनी यहाँ पे सारी डाउट्स क्लियर करती है अपने इन्वेस्टर्स पे। जैसे कॉन कॉल्स होता है वैसे एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, साल में एक बार होता है ये लास्ट में। और उसमें यहाँ पे ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस जो है, इसमें आपको स्पेशल बिजनेस को ही पढ़ना है। क्यों ऑर्डिनरी बिजनेस, मतलब रूटीन एक्टिविटी जो भी है, अप्रूवल्स होते हैं आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अप्रूवल करने हैं, डिविडेंड देना है, वो सारा ऑर्डिनरी चीज हो गया जो रूटीन की एक्टिविटीज है। बट जो स्पेशल बिजनेस रेजोल्यूशन से कोई मैनेजमेंट को अपॉइंट कराएंगे यहाँ पे, तो उसका डिटेल्स हमें दिखाई देगा स्पेशल बिजनेस में। तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन ही है संजय कपूर का, जो एग्जिस्टिंग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और चेयरमैन है, राइट। तो ये अभी यहाँ पे तो कुछ खास चीज नहीं है, बट जब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है तो किन किन लोगों को यहाँ पे शेयर्स अलॉट किए गए हैं वो भी यहाँ पे आपको डिटेल में दिखाई दे देता है इन्फॉर्मेशन। तो स्पेशल बिजनेस को एक बार आपको देख लेना है, इसके बारे में और आप डिटेल में देख सकते हो। फॉर्म एओसी वही चीज होती है कि एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स और सब्सिडरीज के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देती है डिटेल में। जैसे कि यहाँ पे ये कोई एसोसिएट है आई थिंक सो, जिसमें इनका शेयर कितना है, 26% है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, कंपनी का क्या है, किस लिए ये बेसिकली एसोसिएट है, वो रीजन वगैरह सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे देगा। फिर यहाँ पे भी फॉर्म एओसी बने पार्ट है, यहाँ पे सारे सब्सिडरीज का इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो यही था सारा चीज कि आपको यहाँ पे कंप्लीट एनुअल रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, आपको सारी चीजों को लिंक करना है, इंपॉर्टेंट चीजों को लिंक करना है, जैसे कि कॉर्पोरेट ओवरव्यू में सीईओज का लेटर वगैरह पढ़ना है, कि केपीआईज को पढ़ना है, और उसके बाद बिजनेस मॉडल तो आप समझ ही लोगे वेबसाइट पर इजीली। फिर उसके बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में एमडीआई ने, जिसमें सब कुछ कवर हो जाता है ऑलमोस्ट, कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में। बोर्ड्स का रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। फिर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट में 2-3 चीजें ही देखना है, और उसके बाद इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट को देखना है, ओपिनियन देखना है, बस इतना ही चीज है। फिर लास्टली आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ जल्दी से। एनुअल रिपोर्ट आप जो भी पढ़ रहे हो, आई होप कि आप पढ़ रहे होंगे अभी,
और अभी जब आप पढ़ोगे तब आपको एक अच्छी क्लैरिटी आएगी और ज्यादा समझ में आएगा कि किस तरीके से अप्रोच करना है इस वीडियो के बाद। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करो। इन एनुअल रिपोर्ट आसानी से मिल जाएगा आपको। और जो भी जैसे कि वाटर हु आर कंपटीटर्स, कस्टमर, सप्लायर्स, स्वॉट क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, ये नहीं मिला तो डीआरएचपी में जाके देख सकते हो खुद से। मैंने अभी डीआरएचपी प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट्स भी बताया आपको थोड़ा थोड़ा, राइट। देन यू कैन डू दैट। पोटेंशियल ग्रोथ ड्राइवर्स जो कि सीओज में ही बताया, तो ये सारे क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड यू हैव टू फिगर आउट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। ये एनुअल रिपोर्ट में मोस्टली आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, राइट। फिर हम डिटेल में फिर आज के सेशन के बाद हम कॉन कॉल्स कैसे एनालाइज करते हैं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस को कैसे एनालाइज करना है, इस पर्टिकुलर चीज पे हम मूव ऑन करेंगे। तो आई होप कि आपको ये एनुअल रिपोर्ट वाला वीडियो, डेफिनेटली ये लेंथी था बहुत ज्यादा, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था एंड आई होप कि मैं कुछ क्लैरिटी आपको दे पाया हूँ। सो बाय, वी विल मीट in the next session.